दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी राजकुमार रैगर को कभी नहीं जानता था, सच में। हालांकि मुझे उन्हें टूर्नामेंट में देखने का सौभाग्य मिला था और अक्सर मैंने उन्हें चांदी के तारों के साथ अपनी वीणा बजाते सुना है। सर जोरा ने नाक भौं सिकोड़ी। किसी फसल की दावत में 1000 अन्य लोगों के साथ। अगली बार आप दावा करेंगे कि आपने उनके लिए काम किया जब उन्होंने अपने स्पर्स जीते, तो उन्होंने खुद उन्हें नाइट की उपाधि दी और वे उनके करीबी साथी बने रहे। युवा लॉर्ड कॉनिंगटन भी राजकुमार को प्रिय थे, लेकिन उनके सबसे पुराने दोस्त आर्थर डेन थे। सुबह की तलवार, डैनी ने प्रसन्न होकर कहा। विसरीज अपने अद्भुत सफेद ब्लेड के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि सर आर्थर राज्य में एकमात्र शूरवीर थे जो हमारे भाई के समकक्ष थे। व्हाइटबर्ड ने अपना सिर झुका लिया। राजा विसेरीज के शब्दों पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है। राजा, डेनी ने सही किया। वह एक राजा थे, हालांकि उन्होंने कभी शासन नहीं किया। विसेरीज उनके नाम का तीसरा। लेकिन आपका क्या मतलब है? उसका जवाब वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। सर जोरा ने एक बार रैगर को अंतिम ड्रैगन नाम दिया था। उसे ऐसा कहलाने के लिए एक अद्वितीय योद्धा होना चाहिए था। निश्चित रूप से। आपका अनुग्रह, व्हाइटबर्ड ने कहा। ड्रैगन स्टोन का राजकुमार सबसे शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन आगे बढ़ो, उसने आग्रह किया। आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं, जैसा आप आदेश देते हैं। बूढ़ा आदमी अपने लकड़ी के डंडे पर झुक गया। उसका माथा सिकुड़ गया। एक अद्वितीय योद्धा वह तो था सर, लेकिन मैंने 100 टूर्नामेंट और जितने युद्ध में देखना चाहता था उससे कहीं ज्यादा देखे हैं। और चाहे कोई शूरवीर कितना भी मजबूत, तेज या कुशल क्यों ना हो, ऐसे दूसरे भी हैं जो उससे मुकाबला कर सकते हैं। एक आदमी एक टूर्नामेंट जीतेगा और अगले में जल्दी ही गिर जाएगा। घास में एक चिकना धब्बा हार का संकेत हो सकता है। या रात को आपने रात के खाने में क्या खाया था, हवा का रुख जीत का तोहफा ला सकता है। उसने सर जोरा की तरफ देखा। या एक महिला का हाथ पर बंधा हुआ उपहार। मॉर्मोंट का चेहरा काला पड़ गया। जो कुछ भी तुम कहते हो, सावधान रहो बूढ़े आदमी। डैनी जानती थी कि अरस्टन ने सर जोरा को लैनी स्पोर्ट में लड़ते देखा था। टूर्नामेंट में मॉर्मोंट ने एक महिला के हाथ पर बंधे हुए उपहार के साथ जीत हासिल की थी। उसने महिला को भी जीत लिया था। हाउस हाईटॉवर की लेने से स्पेस उसकी दूसरी पत्नी, कुलीन और सुंदर, लेकिन उसने उसे बर्बाद कर दिया था और उसे छोड़ दिया था, और अब उसकी याद उसके लिए कड़वी थी। मेरे शूरवीर, नम्र बनो। उसने जोरा की बांह पर हाथ रखा। मुझे यकीन है कि अरस्टन को कोई नाराजगी नहीं थी। जैसा कि आप कहते हैं खलीसी। सर जोरा की आवाज में नाराजगी थी। डैनी ने स्क्वायर की ओर रुख किया। मैं रैगर के बारे में बहुत कम जानता हूं, केवल विसेरीज द्वारा बताई गई कहानियां। और जब हमारा भाई मर गया तब वह एक छोटा लड़का था। वह वास्तव में कैसा था? बूढ़े आदमी ने एक पल सोचा। योग्य, सबसे बढ़कर, दृढ़ निश्चयी, विचारशील, कर्तव्यनिष्ठ, एकनिष्ठ। उसके बारे में एक कहानी कही जाती है, लेकिन निस्संदेह सर जोरा भी इसे जानता है। मैं इसे आपसे सुनना चाहूंगा। जैसा आप चाहें, व्हाइटबर्ड ने कहा। युवा बालक के रूप में ड्रैगन स्टोन का राजकुमार किताबी ज्ञानी था। वह इतनी कम उम्र में ही पढ़ने लगा था कि लोगों ने कहा कि रानी रहेला ने गर्भ में रहते हुए कुछ किताबें और मोमबत्ती निगल ली होंगी। रैगर को अन्य बच्चों के खेल में कोई रुचि नहीं थी। उसके बुद्धिमानों से उस्ताद आश्चर्यचकित थे, लेकिन उसके पिता के शूरवीरों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि बेलोर द ब्लेस्ड का फिर से जन्म हुआ है। तब तक एक दिन राजकुमार रैगर को अपने स्क्रॉल में कुछ ऐसा मिला जिसने उसे बदल दिया। कोई नहीं जानता कि यह क्या हो सकता है, केवल इतना कि लड़का एक सुबह अचानक यार्ड में प्रकट हुआ जब शूरवीर अपने स्टील पहन रहे थे। वह मास्टर एट आर्म्स सर विलियम डैरी के पास गया और कहा, मुझे तलवार और कवच की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि मुझे योद्धा होना चाहिए। और वह था, डैनी ने प्रसन्न होकर कहा। वह वास्तव में था। व्हाइटबर्ड ने सिर झुकाया। क्षमा करें महामहिम, हम योद्धाओं की बात करते हैं और मैं देखता हूं कि बलवान बेलवास उठ खड़ा हुआ है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। डैनी ने पीछे की ओर देखा। नपुंसक अपने पूरे आकार के बावजूद फुर्तीला जहाज के बीच से पकड़ के जरिए चढ़ रहा था। बेलवास दुबला पतला लेकिन चौड़ा था। चर्बी और मांसपेशियों का अच्छा खासा 15 पत्थर। उसकी बड़ी भूरी आंख फीके सफेद निशानों से घिरी हुई थी। उसने ढीली पैंट,
एक पीले रंग की रेशमी बेली बैंड और लोहे की स्टड वाली एक बेहद छोटी चमड़े की बनियान पहनी हुई थी। बलवान बेलवास भूखा है, उसने सभी पर और किसी खास पर नहीं दहाड़ कर कहा। बलवान बेलवास अब खाएगा। मुड़कर उसने फोरकास्टल पर अरस्टन को देखा। व्हाइट बर्ड, तुम बलवान बेलवास के लिए खाना लाओगे। आप जा सकते हैं, डैनी ने स्क्वायर से कहा। उसने फिर से सिर झुकाया और उस व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए चला गया जिसकी वह सेवा करता था। सर जोरा ने अपने ईमानदार चेहरे पर एक भ्रूभंग के साथ देखा। मॉर्मॉन्ट बड़ा और तगड़ा था, जबड़ा मजबूत और कंधा मोटा था, किसी भी तरह से एक सुंदर आदमी नहीं। लेकिन डैनी ने जितना सच्चा दोस्त कभी जाना था उतना ही सच्चा था। तुम्हारी समझदारी होगी कि तुम उस बूढ़े आदमी की बातों को अच्छी तरह से समझो, उसने उससे कहा जब व्हाइट बर्ड सुनने की सीमा से बाहर था। एक रानी को सभी की बात सुननी चाहिए, उसने उसे याद दिलाया। उच्च और निम्न, मजबूत और कमजोर, कुलीन और भ्रष्ट। एक आवाज आपको झूठ बोल सकती है, लेकिन कई में हमेशा सच्चाई पाई जाती है। उसने इसे एक किताब में पढ़ा था। तो मेरी आवाज सुनो महामहिम, निर्वासित ने कहा। यह अरस्टन व्हाइट बर्ड आपको धोखा दे रहा है। वह स्क्वायर होने के लिए बहुत बूढ़ा है और उस मूर्ख हिजड़े की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा बोलता है। यह अजीब लगता है, डैनी को स्वीकार करना पड़ा। मजबूत बेलवास एक भूतपूर्व गुलाम था जिसे मीरीन के युद्ध गड्ढों में पाला और प्रशिक्षित किया गया था। मैजिस्टर इलिरियो ने उसे उसकी रक्षा करने के लिए भेजा था, या ऐसा बेलवास ने दावा किया था, और यह सच था कि उसे सुरक्षा की आवश्यकता थी। अपने लौह सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने उसे मारने वाले किसी भी व्यक्ति को भूमि और आधिपत्य की पेशकश की थी। एक प्रयास पहले ही किया जा चुका था, एक कप जहरीली शराब के साथ। वह वेस्ट्रोस के जितना करीब आती गई, एक और हमले की संभावना उतनी ही अधिक होती गई। वापस कर्थ में जादूगर पिएट्री ने उसके पीछे एक दुखी आदमी को भेजा था ताकि वह उस अमर का बदला ले सके जिसे उसने उनके धूल के घर में जला दिया था। ऐसा कहा जाता था कि जादूगर कभी भी गलत नहीं भूलते और दुखी आदमी कभी भी हत्या करने में विफल नहीं होते। अधिकांश दोथराकी भी उसके खिलाफ होंगे। खालड्रोगो के कोस ने अब अपने खुद के खालसरों का नेतृत्व किया और उनमें से कोई भी उसके अपने छोटे से समूह पर हमला करने, उसके लोगों को मारने और गुलाम बनाने और डैनी को घसीटने में संकोच नहीं करेगा। वह खुद को वेस्ट डोथराक में वापस ले गई ताकि वह डोश खलीन की मुरझाई हुई बुढ़ियों के बीच अपनी सही जगह ले सके। उसे उम्मीद थी कि जारो छुआन डैक्सोस कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन क्वार्थीन व्यापारी ने उसके ड्रैगन को लालच दिया था और वहां छाया की क्वाइट थी। लाल लाह के मुखौटे में वह अजीब महिला अपनी सारी रहस्यमयी सलाह के साथ। क्या वह भी दुश्मन थी या केवल एक खतरनाक दोस्त? डैनी नहीं बता सकती थी। सर जोरा ने मुझे जहर देने वाले से बचाया और अरस्टन व्हाइट बर्ड ने मैंटिकोर से। शायद स्ट्रॉन्ग बेलवास मुझे अगले से बचाएगा। वह काफी बड़ा था, उसके हाथ छोटे पेड़ों जैसे थे और एक बड़ा घुमावदार आराख इतना तेज था कि वह उसके साथ शेव कर सकता था। अगर उसके चिकने भूरे गालों पर बाल उगाते फिर भी वह बच्चों जैसा था। एक रक्षक के रूप में वह बहुत कुछ छोड़ देता है। शुक्र है मेरे पास सरजोरा और मेरे ब्लड राइडर्स हैं और मेरे ड्रैगन। कभी मत भूलना, समय के साथ ड्रैगन उसके सबसे दुर्जय संरक्षक बन जाएंगे, जैसे वे 300 साल पहले एगॉन द कॉन्करर और उसकी बहनों के लिए थे। हालांकि अभी वे उसे सुरक्षा से ज्यादा खतरा लेकर आए हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जीवित ड्रैगन थे और वे उसके थे। वे एक आश्चर्य, एक आतंक और अनमोल थे। वह अपने अगले शब्दों पर विचार कर रही थी जब उसने अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस की और उसके चांदी सुनहरे बालों का एक ढीला इलल्लट उसके माथे पर हिल गया। ऊपर कैनवास चरमराया और हिल गया और अचानक बेलेरियन से एक बड़ी चीख उठी। हवा! नाविक चिल्लाए, हवा लौटती है, हवा! डैनी ने ऊपर देखा जहां बड़े कोक के पाल लहरा रहे थे और लाइनें थिरक रही थीं और कस रही थीं और वह मधुर गीत गा रही थीं जिसे वे 6 लंबे दिनों से याद कर रहे थे। कैप्टन ग्रोलियो पीछे की ओर भागे, आदेश देते हुए। पेंटोशी मस्तूलों पर चढ़ रहे थे जो जयकार नहीं कर रहे थे। यहां तक कि मजबूत बेलवास ने भी एक जोरदार गर्जना की और थोड़ा नृत्य किया। देवता अच्छे हैं, डैनी ने कहा। देखा जोरा, हम एक बार फिर अपने रास्ते पर हैं। हाँ तय, उसने कहा, लेकिन किस ओर मेरी रानी? पूरे दिन हवा चलती रही, पहले पूर्व से स्थिर
और फिर तेज झोंकों के साथ सूरज लाल रंग की चमक में डूब गया। मैं अभी भी वेस्टरोस से आधी दुनिया दूर हूं, डैनी ने खुद को याद दिलाया, लेकिन हर घंटे मुझे करीब लाता है। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि जब वह पहली बार उस भूमि को देखेगी तो कैसा महसूस होगा जिस पर शासन करने के लिए उसका जन्म हुआ था। यह उतना ही सुंदर तट होगा जितना मैंने कभी देखा है, मुझे पता है। यह अन्यथा कैसे हो सकता है। लेकिन उस रात बाद में जब बेलेरियन अंधेरे में आगे बढ़ रहा था और डैनी कप्तान के केबिन में अपनी चारपाई पर क्रॉस लेग बैठी थी, अपने ड्रैगन को खिला रही थी, यहां तक कि समुद्र पर भी ग्रोलियो ने बहुत शालीनता से कहा था, रानी कप्तानों से अधिक वरीयता लेती हैं। दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। ईरी उसकी चारपाई के पैर पर सो रही थी। यह 3 लोगों के लिए बहुत संकरी थी और आज रात झिकी की अपनी खलीसी के साथ नरम पंख वाले बिस्तर को साझा करने की बारी थी। लेकिन नौकरानी दस्तक से जाग गई और दरवाजे पर चली गई। डैनी ने एक कंबल खींचा और उसे अपनी बाहों के नीचे दबा लिया। वह नग्न थी और इस समय किसी के आने की उम्मीद नहीं कर रही थी। आओ, उसने कहा जब उसने सर जोरा को एक लहराते लालटेन के नीचे बाहर खड़े देखा। निर्वासित शूरवीर ने प्रवेश करते ही अपना सिर झुका लिया। महाराज, मुझे आपकी नींद में खलल डालने के लिए खेद है। मैं सो नहीं रहा था सर। आओ और देखो। उसने अपनी गोद में रखे कटोरे से नमकीन सुअर का मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने ड्रैगन को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। तीनों ने उसे भूखी निगाहों से देखा। रेगल ने हरे पंख फैलाए और हवा में हलचल मचाई। सच्चाई और विसेरियन की गर्दन एक लंबे पीले सांप की तरह आगे पीछे हिल रही थी क्योंकि वह उसके हाथ की हरकत का अनुसरण कर रहा था। ड्रोगन, डैनी ने धीरे से कहा, ड्रैकरीज, और उसने सुअर का मांस हवा में उछाल दिया। ड्रोगन एक हमलावर कोबरा से भी तेज चला। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं, नारंगी और लाल और काली, मांस को गिरने से पहले उसे जलाना। जैसे ही उसके तीखे काले दांत उसके चारों ओर बंद हो गए, रेगल का सिर करीब आ गया, मानो अपने भाई के जबड़े से पुरस्कार चुराना चाहता हो। लेकिन ड्रोगन ने निगल लिया और चीखा, और छोटा हरा ड्रैगन केवल हताशा में फुफकार सकता था। बंद करो रेगल, डैनी ने झुंझलाहट में उसके सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा। तुमने आखिरी एक लिया था, मेरे पास कोई लालची ड्रैगन नहीं होगा। वह सर जोरा को देखकर मुस्कुराई। मुझे अब उनके मांस को अंगीठी पर जलाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं समझा, ड्रैकरीज। उस शब्द की आवाज पर तीनों ड्रैगन ने अपने सिर घुमाए। उस शब्द का प्रयोग सावधानी से करना सर, नहीं तो वे तुम्हारी दाढ़ी जला देंगे। इसका अर्थ है हाई वेलेरियन में ड्रैगन फायर। मैं एक ऐसी एदेश चुनना चाहता था जिसे कोई संयोग से न बोल दे। मॉर्मोंट ने सिर हिलाया। महाराज, उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कुछ निजी शब्द कह सकता हूं? बेशक। इरी, हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उसने झिकी के नंगे कंधे पर हाथ रखा और दूसरी नौकरानी को जगाया। तुम भी प्रिय, सर जोरा को मुझसे बात करने की जरूरत है। हाँ खलीसी। झिकी चारपाई से नीचे गिर पड़ी। नग्न और जम्हाई लेते हुए उसके घने काले बाल उसके सिर के चारों ओर बिखरे हुए थे। उसने जल्दी से कपड़े पहने और इरी के साथ चली गई। उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। डैनी ने ड्रैगन्स को नमकीन सुअर का मांस दिया जिस पर वे झगड़ सकें, और अपने बगल में बिस्तर थपथपाया। बैठो अच्छे सर, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। 3 बातें। सर जोरा बैठ गया। मजबूत बेलबास, यह आर्स्टन व्हाइटबर्ड और इलीरियो मोपैटिस जिसने उन्हें भेजा। फिर से डैनी ने कंबल को ऊपर खींचा और एक छोर को अपने कंधे पर खींच लिया। और ऐसा क्यों? कार्थ में जादूगरों ने तुमसे कहा था कि तुम्हें 3 बार धोखा दिया जाएगा। निर्वासित शूरवीर ने उसे याद दिलाया, क्योंकि विसेरियन और रेगल एक दूसरे पर झपटने और पंजे मारने लगे। एक बार खून के लिए, और एक बार सोने के लिए, और एक बार प्यार के लिए। डैनी को भूलना पसंद नहीं था। मिर्री मास्डुअर पहले थे, जिसका मतलब है कि 2 गद्दार अभी भी बचे हैं, और अब ये दोनों दिखाई देते हैं। मुझे यह परेशान करने वाला लगता है। हाँ, कभी मत भूलना, रॉबर्ट ने उस आदमी को आधिपत्य देने की पेशकश की जो तुम्हें मार देगा। डैनी आगे झुकी और विसेरियन की पूंछ को खींचकर उसे उसके हरे भाई से दूर खींच लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका कंबल उसकी छाती से गिर गया। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और खुद को फिर से ढक लिया। उसे उखाड़ने वाला मर चुका है, उसने कहा, लेकिन उसका बेटा उसकी जगह राज करता है। सर जोरा ने अपनी नजर उठाई और उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों से मिली। एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र अपने पिता का कर्ज चुकाता है,
यहां तक कि खून का कर्ज भी। यह लड़का जोफ्रे शायद मुझे मरवाना चाहे। अगर उसे याद आ जाए कि मैं जिंदा हूं, बेलवास और अरस्टन व्हाइटबर्ड से इसका क्या लेना देना है। बूढ़ा आदमी तलवार भी नहीं पहनता, तुमने देखा है? हाँ, और मैंने देखा है कि वह कितनी चतुराई से अपने उस डंडे को संभालता है। याद करो उसने कर्थ में उस मैंटिकोर को कैसे मारा था। हो सकता है कि उसने तुम्हारा गला भी कुचल दिया हो सकता है। अच्छा, आप तो से सहता है, लेकिन नहीं कुचला गया। उसने इशारा किया। यह एक डंक मारने वाला मैंटिकोर था जिसका उद्देश्य मुझे मारना था। उसने मेरी जान बचाई। खलीसी, क्या आपको यह पता चला है कि व्हाइटबर्ड और बेलवास हत्यारे के साथ मिले हुए हो सकते हैं? यह सब आपका विश्वास जीतने की एक चाल हो सकती है। उसकी अचानक हंसी ने ड्रोगन को फुफकारने पर मजबूर कर दिया और विसेरियन को पोर्ट होल के ऊपर अपने बसेरे पर फड़फड़ाते हुए भेज दिया। चाल अच्छी तरह से काम किया। निर्वासित शूरवीर ने उसकी मुस्कान का जवाब नहीं दिया। ये इलीरियो के जहाज हैं, इलीरियो के कप्तान, इलीरियो के नाविक हैं, और स्ट्रॉन्ग बेलवास और अर्स्टन भी उसके आदमी हैं। आपके नहीं। मजिस्ट्रेट इलीरियो ने अतीत में मेरी रक्षा की है। स्ट्रॉन्ग बेलवास का कहना है कि जब उसने सुना कि मेरा भाई मर गया है तो वह रोया था। हाँ, मॉर्मोंट ने कहा, लेकिन क्या वह विसरीज के लिए रोया था या उसके साथ बनाई गई योजनाओं के लिए? उसकी योजनाओं को बदलने की जरूरत नहीं है। जादूगरों ने कहा कि दूसरा राजद्रोह सोने के लिए होगा। इलीरियो मोपाटिस को सोने से ज्यादा और क्या पसंद है? उसकी त्वचा। केबिन के पार ड्रोगन बेचैनी से हिल रहा था। उसके थूथन से भाप उठ रही थी। मिर्री माजडूर ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे इसके लिए जला दिया। मिर्री माजडूर आपकी शक्ति में थी, पेंटोस में। आप इलीरियो की शक्ति में होंगे। यह एक जैसा नहीं है। मैं मैजिस्टर को आपके जितना ही जानता हूं। वह एक कुटिल आदमी है और चतुर। अगर मुझे आयरन सिंहासन जीतना है तो मुझे अपने आसपास चतुर लोगों की आवश्यकता है, सेरजोरा ने सूंघ कर कहा। वह शराब विक्रेता जिसने आपको जहर देने की कोशिश की थी, वह भी एक चतुर आदमी था। चतुर लोग महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाते हैं। डेनी ने कंबल के नीचे अपने पैर ऊपर खींचे। तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम और मेरे खून के सवार। फिर भी तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने पर जोर देती हो जिन्हें तुम नहीं जानती, जैसे कि यह घमंडी हिजड़ा और दुनिया का सबसे बूढ़ा जमींदार पियाट प्री और जारो जुआन डैक्सोस से सीख लो। उसका इरादा अच्छा है, डेनी ने खुद को याद दिलाया। वह जो कुछ भी करता है वह प्यार के लिए करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक रानी जो किसी पर भरोसा नहीं करती, वह उतनी ही मूर्ख है जितनी एक रानी जो हर किसी पर भरोसा करती है। मैं जिस भी आदमी को अपनी सेवा में लेता हूं, वह एक जोखिम है, मैं यह समझता हूं। लेकिन मैं ऐसे जोखिम के बिना 7 राज्यों को कैसे जीत सकता हूं? क्या मैं एक निर्वासित शूरवीर और 3 डोथरा की रक्त सवारों के साथ वेस्ट्रोस को जीत सकता हूं? उसका जबड़ा जिद्दी होकर कस गया। तुम्हारा रास्ता खतरनाक है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम आंख मूंद कर हर झूठे और षड्यंत्रकारी पर भरोसा करोगी जो इसे पार करता है, तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। उसकी जिद ने उसे गुस्सा दिलाया। वह मेरे साथ किसी बच्चे की तरह व्यवहार करता है। मजबूत बेलवास नाश्ते के लिए अपना रास्ता नहीं बना सका। और अरस्टन व्हाइटबर्ड ने मुझसे क्या झूठ बोला है? वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करता है। वह तुमसे इतनी निर्भीकता से बात करता है जितनी किसी जमींदार की हिम्मत नहीं होती। मेरे आदेश पर उसने खुलकर बात की। वह मेरे भाई को जानता था। बहुत से लोग तुम्हारे भाई को जानते थे। महामहिम वेस्टरोस में किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर छोटी परिषद में बैठते हैं और अपनी बुद्धि के साथ साथ अपनी दृढ़ता से राजा की सेवा करते हैं। अगर मैं आपके क्वींस गार्ड का पहला सदस्य हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनिए। मेरे पास तुम्हारे सामने रखने के लिए एक योजना है। कौन सी योजना? बताओ। इलीरियो मोपाटिस तुम्हें वापस पेंटोस में अपनी छत के नीचे चाहता है। बहुत अच्छा, उसके पास जा पोकुटीचो, लेकिन अपने समय में और अकेले नहीं। आइए देखें कि आपके ये नए विषय वास्तव में कितने वफादार और आज्ञाकारी हैं। ग्रोलेओ को स्लेवर की खाड़ी के लिए रास्ता बदलने का आदेश दें। डेनी को यकीन नहीं था कि उसे यह बात पसंद आई या नहीं। यूंकाई, मीरेन और अस्तपोर के महान गुलाम शहरों में मांस के मंडियों के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था वह भयानक और डरावना था। स्लेवर की खाड़ी में मेरे लिए क्या है? एक सेना, सजोरा ने कहा।
अगर स्ट्रॉन्ग बेलवास आपको इतना पसंद है तो आप मीरेन की लड़ाई के गड्ढों से उसके जैसे सैकड़ों और खरीद सकते हैं। लेकिन यह अस्तपोर है जिसके लिए मैं अपनी पाल सेट करूंगा। अस्तपोर में आप अंसुल्ली खरीद सकते हैं, नुकीले कांस्य टोपियों में गुलाम। डेनी वे घोड़े की सवारी भी नहीं करते और उनमें से अधिकतर मोटे हैं। पेंटोस और मायर में आपने जिन अंसुली को देखा होगा वे घरेलू रक्षक थे। यह नरम सेवा है और हिजड़े वैसे भी मोटे होते हैं। भोजन ही एकमात्र बुराई है जिसकी उन्हें अनुमति है। कुछ पुराने घरेलू दासों के आधार पर सभी अंसुली को आंकना अरस्टन व्हाइटबर्ड के आधार पर सभी जमींदारों को आंकने जैसा है महाराज। क्या आप 3000 कोहोर की कहानी जानते हैं? नहीं। डैनी के कंधे से कंबल फिसल गया और उसने उसे वापस अपनी जगह पर खींच लिया। यह 400 साल या उससे अधिक पहले की बात है, जब दोथराकी पहली बार पूर्व से निकले, अपने रास्ते में आने वाले हर शहर और कस्बे को लूटा और जला दिया। उनका नेतृत्व करने वाले खल का नाम टेम्मो था। कोहोरिक को पता था कि वह आ रहा है। उन्होंने अपनी दीवारें मजबूत की, अपने गार्ड की संख्या दोगुनी कर दी और 2 स्वतंत्र कंपनियों को काम पर रखा, ब्राइट बैनर और सेकंड सन्स। और लगभग एक विचार के रूप में उन्होंने 3000 अंसुलिड खरीदने के लिए एक आदमी को अस्टापोर भेजा। हालांकि कोहोर तक वापस लौटना एक लंबा मार्च था और जैसे ही वे पास पहुंचे उन्होंने धुआं और धूल देखी और दूर से युद्ध का शोर सुना। जब तक अंसुलिड शहर में पहुंचे पहुंचे के नौदिए, तब तक सूरज ढल चुका था। कौवे और भेड़िए दीवारों के नीचे कोहोरिक के भारी घोड़े पर दावत उड़ा रहे थे। ब्राइट बैनर और सेकंड सन्स भाग गए थे। ओदुविशिन, जैसा कि निराशाजनक बाधाओं का सामना करने के लिए भाड़े के सैनिक करते हैं। अंधेरा होने के साथ दोथराकी अपने शिविरों में शराब पीने, नाचने और दावत करने के लिए चले गए थे। लेकिन किसी को भी संदेह नहीं था कि वे कल शहर के द्वार तोड़ने, दीवारों पर हमला करने और बलात्कार करने, लूटने और गुलाम बनाने के लिए वापस आएंगे। लेकिन जब भोर हुई और टेम्मो और उसके खूनी सवार अपने खालसर को शिविर से बाहर ले गए तो उन्होंने पाया कि 3000 अंसुलिड गेट के सामने खड़े थे और उनके सिर के ऊपर काला बकरा झंडा लहरा रहा था। इतनी छोटी सेना को आसानी से घेर लिया जा सकता था, लेकिन आप दोथराकी को जानते हैं। ये पैदल चलने वाले लोग थे, बस तक कुछ की और पैदल चलने वाले लोग केवल सवार होकर नीचे गिरने के लिए ही उपयुक्त होते हैं। दोथराकी ने हमला किया। अंसुलिड ने अपनी ढालें बंद कर लीं, अपने भाले नीचे कर लिए और दृढ़ हो गए। बालों में घंटियां लगाए 20,000 चीखने वालों के सामने वे डटे रहे। 18 बार दोथराकी ने हमला किया और चट्टानी तट पर लहरों की तरह उन ढालों और भालों पर टूट पड़े। 3 बार टेम्मो ने अपने तीरंदाजों को चक्कर काटते हुए भेजा और तीर 3000 पर बारिश की तरह बरस पड़े। लेकिन अंसुलिड ने केवल अपनी ढालों को अपने सिर के ऊपर उठाया जब तक कि तूफान नहीं गुजर गया। अंत में उनमें से केवल 600 ही बचे, लेकिन 12,000 से अधिक दोथराकी उस मैदान में मृत पड़े थे, जिनमें खल टेम्मो, उसके खूनी सवार, उसके कोस और उसके सभी बेटे शामिल थे। चौथे दिन की सुबह नए खल ने बचे हुए लोगों को एक भव्य जुलूस में शहर के फाटकों के सामने ले जाया। एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी छोटी काट ली और इसे 3000 के पैरों के सामने फेंक दिया। यही वह है जो आपको एस्टापोर में मिलेगा महामहिम। वहां किनारे पर उतरें और पेंटोस की ओर जमीन के रास्ते आगे बढ़ें। इसमें ज्यादा समय लगेगा, हाँ, लेकिन जब आप मैजिस्टर इलिरियो के साथ खाना खाएंगे तो आपके पीछे सिर्फ 4 नहीं बल्कि 1000 तलवारें होंगी। हाँ, इसमें समझदारी है, डैनी ने सोचा। लेकिन मैं 1000 गुलाम सैनिक कैसे खरीदूं? मेरे पास सिर्फ वह मुकुट है जो टूरमेलीन ब्रदरहुड ने मुझे दिया है। अस्टापोर में ड्रैगन उतने ही अजूबे होंगे जितने वे कर्थ में थे। हो सकता है कि गुलाम व्यापारी आप पर उपहारों की बौछार कर दें, जैसा कि करथीन ने किया था। अगर नहीं, ये जहाज आपके दोथराकी और उनके घोड़ों से ज्यादा सामान ले जाते हैं। वे कर्थ में व्यापारिक सामान ले गए। मैं खुद उन जगहों पर गया हूं और देखा है। रेशम के बोल्ट और बाघ की खाल की गांठें, एम्बर और जेड की नक्काशी, केसर लोहबान। गुलाम सस्ते हैं महामहिम, बाघ की खालें महंगी हैं। ये इलिरियो की बाघ की खालें हैं, उसने आपत्ति जताई। और इलिरियो हाउस टारगेरियन का दोस्त है। उसका सामान न चुराने का और भी बड़ा कारण है। धनवान मित्रों का क्या उपयोग है यदि वे अपना धन आपके लिए नहीं रखेंगे मेरी रानी? यदि मैजिस्टर इलिरियो आपको मना कर देगा तो वह केवल 4 ठोड़ी वाला झारो से ज्यादा झारो जुआन डैक्सोस है
और यदि वह आपके उद्देश्य के प्रति अपनी भक्ति में ईमानदार है तो वह आपको व्यापारिक वस्तुओं से भरे 3 जहाजों से ईर्ष्या नहीं करेगा। उसकी बाघ की खाल का इससे बेहतर उपयोग क्या हो सकता है कि वह आपको सेना की शुरुआत खरीद दे? यह सच है। डैनी ने बढ़ती हुई उत्तेजना महसूस की। इतने लंबे मार्च में खतरे होंगे, समुद्र में भी खतरे हैं। समुद्री डाकू दक्षिणी मार्ग का शिकार करते हैं और वेलेरिया के उत्तर में धुआंधार समुद्र राक्षसों से भरा हुआ है। अगला तूफान हमें डुबो सकता है या तितर बितर कर सकता है। है। एक क्रैकन हमें नीचे खींच सकता है या हम खुद को फिर से शांत पा सकते हैं और हवा के बढ़ने का इंतजार करते हुए प्यास से मर सकते हैं। 1 मार्च में अलग अलग खतरे होंगे। कैसे पाऊं मेरी रानी, लेकिन कोई भी बड़ा नहीं। क्या होगा अगर कैप्टन ग्रोलियो अपना रास्ता बदलने से मना कर दे? और अरस्टन, स्ट्रॉन्ग बेलवास, वे क्या करेंगे? सर जोरा ने खड़े होकर कहा। शायद अब समय आ गया है कि आपको यह पता चल जाए। हाँ, उसने फैसला किया, मैं यह करूंगी। डैनी ने कंबल वापस फेंका और चारपाई से उछल पड़ी। मैं तुरंत कप्तान से मिलूंगी, उसे अस्टापोर की ओर जाने का आदेश दूंगी। वह अपनी छाती पर झुकी, ढक्कन खोला और पहला कपड़ा हाथ में लिया, जो ढीले सैंड सिल्क ट्राउजर की एक जोड़ी थी। मुझे मेरा पदक बेल्ट दे दो, उसने सैंड सिल्क को अपने कूल्हों पर खींचते हुए जोरा को आदेश दिया। और मेरी बनियान, उसने मुड़ते हुए कहना शुरू किया। सर जोरा ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी। ओह, डैनी के पास कहने के लिए बस इतना ही समय था क्योंकि उसने उसे अपने करीब खींचा और अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए। उसे पसीने, नमक और चमड़े की गंध आ रही थी और उसके जर्किन पर लगे लोहे के स्टड उसके नग्न स्तनों में धंस गए थे क्योंकि उसने उसे अपने खिलाफ जोर से दबाया था। एक हाथ ने उसे कंधे से पकड़ रखा था जबकि दूसरा उसकी रीढ़ से होते हुए उसकी पीठ के निचले हिस्से तक फिसल रहा था और उसका मुंह उसकी जीभ के लिए खुल गया। हालांकि उसने कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसकी दाढ़ी खुजलीदार है, उसने सोचा, लेकिन उसका मुंह मीठा है। डोथरा की दाढ़ी नहीं पहनते थे, केवल लंबी मूंछें रखते थे और केवल खाल ड्रोगो ने ही उसे पहले कभी चूमा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसकी रानी हूं, उसकी औरत नहीं। यह एक था लंबा चुंबन, हालांकि कितना लंबा डैनी नहीं बता सकती थी। जब यह खत्म हुआ, सर जोरा ने उसे छोड़ दिया और वह जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए था, उसने उसके लिए समाप्त किया। मुझे तुम्हें कर्थ में, वेस्ट टोलोरू में चूमना चाहिए था। मुझे तुम्हें लाल बंजर भूमि में हर रात और हर दिन चूमना चाहिए था। तुम्हें चूमने के लिए ही बनाया गया है, अक्सर और अच्छे से। उसकी नजर उसके स्तनों पर थी। डैनी ने उन्हें अपने हाथों से ढक लिया, इससे पहले कि उसके निप्पल उसे धोखा दे सकें। मैं वह उचित नहीं था। मैं तुम्हारी रानी हूं, मेरी रानी, उसने कहा, और सबसे बहादुर, सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत महिला जिसे मैंने कभी देखा, महाराज। उन्होंने स्वीकार किया। ड्रैगन के 3 सिर हैं, याद है? आप इस पर आश्चर्य करती रही हैं जब से आपने इसे धूल के घर में जादूगरों से सुना है। खैर, आपका मतलब यह है, बेलेरियन, मैरेक्स एंड भागर, एगोन, रहनी और विसेनिया द्वारा सवार। हाउस टारगैरियन का 3 सिर वाला ड्रैगन, 3 ड्रैगन और 3 सवार। हाँ, डैनी ने कहा, लेकिन मेरे भाई मर चुके हैं। रहनी और विसेनिया एगोन की पत्नियां होने के साथ साथ उसकी बहनें भी थीं। आपका कोई भाई नहीं है, लेकिन आप पति ले सकती हैं। और मैं आपको सच बताता हूं डेनेरीज, पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आधे से भी ज्यादा सच्चा हो। छोकर पेड़ इसकी निचली ढलानों से चिपके हुए थे, चीड़, नागफनी और राख, लेकिन ऊपर की ओर जमीन नंगी थी। बादलों से घिरे आसमान के सामने रिज लाइन एकदम साफ थी। उसे लगा कि ऊंचा पत्थर उसे बुला रहा है। वह ऊपर गया। पहले तो वह आराम से आगे बढ़ा, फिर तेजी से और ऊपर। पर उसके मजबूत पैर ढलान को खा रहे थे। जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो पक्षी ऊपर की शाखाओं से उछलकर आसमान में उड़ रहे थे। वह पत्तियों के बीच से हवा के झोंके, गिलहरियों की एक दूसरे से चहचहाहट, यहां तक कि चीड़ के पेड़ के जंगल के फर्श पर गिरने की आवाज भी सुन सकता था। उसके चारों ओर की गंधें एक गीत थीं, एक ऐसा गीत जो अच्छी हरी दुनिया में भर गया था। जैसे ही वह शिखर पर खड़ा होने के लिए आखिरी कुछ फीट आगे बढ़ा, उसके पंजों के नीचे से बजरी उड़ गई।
सूरज विशाल और लाल ऊंचे चीड़ के पेड़ों के ऊपर लटका हुआ था और उसके नीचे पेड़ और पहाड़ियां जहां तक वह देख या सूंघ सकता था दूर दूर तक फैली हुई थी। एक पतंग बहुत ऊपर गुलाबी आसमान के सामने अंधेरे में चक्कर लगा रही थी। राजकुमार, मनुष्य की आवाज अचानक उसके दिमाग में आई, फिर भी वह इसकी सच्चाई को महसूस कर सकता था। हरे रंग का राजकुमार, भेड़ियों के जंगल का राजकुमार। वह मजबूत और तेज और भयंकर था और अच्छी हरी दुनिया में रहने वाले सभी लोग उससे डरते थे। बहुत नीचे जंगल के तल पर पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था। धूसर रंग की एक चमक जल्दी से झलकी और फिर चली गई, लेकिन यह उसके कानों को चुभने के लिए पर्याप्त थी। नीचे एक तेज हरे नाले के पास एक और आकृति भागती हुई निकल गई। भेड़िए, वह जानता था, उसके छोटे चचेरे भाई किसी शिकार का पीछा करते हुए। अब राजकुमार उनमें से और भी लोगों को देख सकता था। तेज भूरे पंजों पर छायाएं, एक झुंड। एक बार उसके पास भी झुंड था। वे 5 थे और छठा एक तरफ खड़ा था। उसके अंदर कहीं नीचे वे आवाजें थीं जो पुरुषों ने उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए दी थीं, लेकिन वह उन्हें उनकी आवाजों से नहीं पहचानता था। उसे उनकी खुशबू याद थी, उसके भाई और उसकी बहनें। वे सब एक जैसी महकते थे, झुंड की महक आती थी, लेकिन हर कोई अलग भी था। उसका गुस्सा भरा भाई गर्म हरी आंखों वाला पास था। राजकुमार को लगा, हालांकि उसने उसे कई शिकारियों से नहीं देखा था, फिर भी हर सूर्यास्त के साथ वह और दूर होता गया और वह आखिरी था। बाकी दूर दूर बिखरे हुए थे, जंगली हवा से उड़े पत्तों की तरह। हालांकि कभी कभी वह उन्हें महसूस कर सकता था, जैसे कि वे अभी भी उसके साथ थे, केवल एक चट्टान या पेड़ों के झुंड द्वारा उसकी नजर से छिपे हुए थे। वह उन्हें सूंघ नहीं सकता था, न ही रात में उनकी चीखें सुन सकता था, फिर भी उसे अपनी पीठ पर उनकी उपस्थिति महसूस होती थी, बस उस बहन को छोड़कर जिसे उन्होंने खो दिया था। जब वह उसे याद करता तो उसकी दुम झुक जाती। अब 5 नहीं, 4 और एक और सियाहाम, 4 वह श्वेत जिसकी कोई आवाज नहीं है। ये जंगल उनके थे, बर्फीली ढलानें और पथरीली पहाड़ियां, बड़े हरे चीड़ और सुनहरे पत्तों वाले ओक, बहती नदियां और सफेद बर्फ की उंगलियों से घिरी नीली झीलें। लेकिन उसकी बहन जंगल छोड़कर मानव चट्टान के हुमायूं हॉल में घूमने चली गई थी, जहां दूसरे शिकारी राज करते थे। और एक बार उन हॉल में जाने के बाद वापस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना मुश्किल था। भेड़िया राजकुमार को याद आया। हवा अचानक बदल गई। हिरण और डर और खून, शिकार की गंध ने उसके अंदर भूख जगा दी। राजकुमार ने फिर से हवा सूंघी, मुड़ा पाया और फिर वह चला गया, जबड़े आधे खुले हुए रिजटॉप के साथ उछलता हुआ। रिज का दूर का हिस्सा उस हिस्से से ज्यादा खड़ी थी जिस पर वह चढ़ा था, लेकिन वह पत्थरों और जड़ों और सड़ती पत्तियों के ऊपर से, ढलान से नीचे और पेड़ों के बीच से जमीन को खाते हुए लंबे कदमों से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। गंध ने उसे आगे की ओर खींचा और भी तेजी से। जब वह उसके पास पहुंचा तो हिरण नीचे गिरा हुआ था और मर रहा था। उसके 8 छोटे भूरे चचेरे भाई उसके चारों ओर थे। झुंड के मुखिया भोजन करने लगे थे, पहले नर और फिर उसकी मादा, अपने शिकार के लाल पेट से मांस को बारी बारी से नोचते हुए। बाकी सब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। पूंछ को छोड़कर, जो बाकी से कुछ कदम दूर एक सतर्क घेरे में चल रहा था, उसकी अपनी पूंछ नीचे की ओर थी। वह अपने भाइयों द्वारा छोड़ी गई हर चीज को आखिर में खा लेता था। राजकुमार हवा की विपरीत दिशा में था, इसलिए उन्हें उसका आभास तब तक नहीं हुआ जब तक कि वह उस जगह से 6 कदम दूर एक गिरे हुए लट्ठे पर नहीं चढ़ गया, जहां वे भोजन कर रहे थे। पूंछ ने उसे पहले देखा, एक दयनीय कराह निकाली और चुपचाप भाग गई। उसके झुंड के भाई आवाज सुनकर मुड़े और अपने दांत दिखाते हुए गुर्राने लगे। सिर को छोड़कर सभी नर और मादा थे। डारवुल्फ ने गुर्राहट का जवाब एक धीमी चेतावनी वाली दहाड़ के साथ दिया और उन्हें अपने दांत दिखाए। वह अपने चचेरे भाइयों से बड़ा था। उसने हमले का सामना किया। जब वे मिले तो भेड़िए के पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया, जिससे वह चिल्लाया और लंगड़ाया। और फिर केवल मुख्य भेड़िया का सामना करना था। बड़ा भूरा नर जिसका खून से सना हुआ थूथन शिकार के नरम पेट से निकला था। उसके थूथन पर भी सफेद रंग था, जो उसे बूढ़ा भेड़िया बताता आता था। लेकिन जब उसका मुंह खुला तो उसके दांतों से लाल लार बह रही थी। उसे कोई डर नहीं है, राजकुमार ने सोचा।
मुझसे भी ज्यादा नहीं, यह एक अच्छी लड़ाई होगी। वे एक दूसरे के पीछे पड़ गए। वे बहुत देर तक लड़ते रहे, जड़ों और पत्थरों और गिरे हुए पत्तों और शिकार के बिखरे हुए अंतड़ियों पर एक साथ लुढ़कते रहे। एक दूसरे को दांतों और पंजों से फाड़ते रहे। अलग अलग रहते हो गए, एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और फिर से लड़ने के लिए भागते रहे। राजकुमार बड़ा था और बहुत मजबूत था, लेकिन उसके चचेरे भाई के पास एक झुंड था। मादा उनके चारों ओर घूमती थी, सूंघती और गुर्राती थी, और जब भी उसका साथी खून से लथपथ होता तो वह खुद ही बीच में आ जाती। समय समय पर दूसरे भेड़िए भी दौड़ कर आते थे। जब राजकुमार दूसरी तरफ मुड़ता था तो उसके पैर या कान पर झपटते थे। एक ने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि वह काले गुस्से में घूम गया और हमलावर का गला फाड़ दिया। उसके बाद बाकी भेड़ियों ने दूरी बनाए रखी, और जब आखिरी लाल रोशनी हरी शाखाओं और सुनहरी के बीच से छनकर आ रही थी, बूढ़ा भेड़िया थका हुआ मिट्टी में लेट गया और अपने गले और पेट को उजागर करने के लिए लुढ़क गया। यह समर्पण था। राजकुमार ने उसे सूंघा और फर और फटे हुए मांस से खून चाटा। जब बूढ़े भेड़िए ने हल्की फुसफुसाहट की तो डायर वुल्फ दूर चला गया। वह अब बहुत भूखा था और शिकार उसका था। होडोर! अचानक हुई आवाज ने उसे रोक दिया और गुर्राया। भेड़ियों ने उसे हरी और पीली आंखों से देखा जो दिन की आखिरी रोशनी में चमक रही थी। उनमें से किसी ने भी इसे नहीं सुना था। यह एक अजीब हवा थी जो केवल उसके कानों में बह रही थी। उसने अपने जबड़े हिरण के पेट में गड़ा दिए और मुंह भर मांस फाड़ लिया। होडोर, होडोर! नहीं, उसने सोचा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। यह एक लड़के का विचार था, किसी डायर वुल्फ का नहीं। जंगल उसके चारों ओर अंधेरा हो रहा था, जब तक कि केवल पेड़ों की छायाएं और उसके चचेरे भाइयों की आंखों की चमक बची थी। और उन आंखों के माध्यम से और उन आंखों के पीछे उसने एक बड़े आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और एक पत्थर की तिजोरी जिसकी दीवारों पर नाइटर के धब्बे थे। खून का गहरा गर्म स्वाद उसकी जीभ पर फीका पड़ गया। नहीं, मत करो, मत करो, मैं खाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। होडोर, 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 होडोर। होडोर ने उसे कंधों से धीरे से हिलाते हुए कहा, आगे और पीछे और आगे और पीछे। वह विनम्र होने की कोशिश कर रहा था। उसने हमेशा कोशिश की, लेकिन होडोर 7 फीट लंबा और जितना वह जानता था उससे ज्यादा मजबूत था, और उसके विशाल हाथों ने ब्रैंड के दांतों को एक साथ हिला दिया। नहीं, वह गुस्से से चिल्लाया, होडोर, छोड़ो, छोड़ो, यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। होडोर रुक गया, शर्मिंदा दिख रहा था। होडोर! जंगल और भेड़िए जा चुके थे। ब्रैंड फिर से वापस आ गया था। कुछ प्राचीन वॉच टावर की नम तिजोरी में यहाँ तक कि गिरे हुए पत्थर भी काय और आइवी से इतने अधिक ढके हुए थे कि आप उन्हें तब तक मुश्किल से देख सकते थे जब तक आप उनके ठीक ऊपर न हो। टम्बल डाउन टावर ब्रैंड ने जगह का नाम रखा था। हालांकि यह मीरा ही थी जिसने तिजोरी में नीचे जाने का रास्ता ढूंढा। आप बहुत लंबे समय तक नहीं गए थे। जोजेन रीड 13 वर्ष का था, ब्रैंड से केवल 4 साल बड़ा। जोजेन भी ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 इंच या शायद 3 इंच से अधिक नहीं, लेकिन उसके बात करने का तरीका गंभीर था, जिससे वह वास्तव में जितना था उससे अधिक उम्र का और समझदार लगता था। विंटरफेल में ओल्ड नान ने उन्हें छोटा दादा कहा था। ब्रैंड ने उस पर भौहें चढ़ाई। मैं खाना चाहता था। मीरा जल्द ही रात के खाने के साथ वापस आ जाएगी। मैं मेंढकों से तंग आ गया हूं। मीरा नेक की एक मेंढक खाने वाली थी। एक पल के लिए उसे इसका स्वाद, खून और कच्चा मांस याद आया और उसके मुंह में पानी आ गया। मैंने इसके लिए लड़ाई जीत ली। मैं जीत गया। क्या तुमने पेड़ों को चिह्नित किया? ब्रांड शर्मा गया। जोजेन हमेशा उसे कुछ करने के लिए कहता था जब वह अपनी तीसरी आंख खोलता और समर की खाल पहनता। पेड़ की छाल को नोचना, खरगोश को पकड़ना और उसे बिना खाए अपने जबड़े में वापस लाना, कुछ पत्थरों को एक पंक्ति में धकेलना, बेवकूफी भरी बातें। मैं भूल गया, उसने कहा। तुम हमेशा भूल जाते हो। यह सच था। वह जोजेन द्वारा बताई गई चीजें करना चाहता था, लेकिन एक बार जब वह भेड़िया बन गया तो वे कभी महत्वपूर्ण नहीं लगे। देखने और सूंघने के लिए हमेशा कुछ चीजें होती थीं, शिकार करने के लिए एक पूरी हरी दुनिया, और वह दौड़ सकता था। दौड़ने से बेहतर कुछ नहीं था जब तक कि वह शिकार के पीछे न भाग रहा हो। मैं एक राजकुमार था, जोजेन, उसने बड़े लड़के से कहा।
मैं जंगल का राजकुमार था। तुम एक राजकुमार हो, जोजेन ने उसे धीरे से याद दिलाया। तुम्हें याद है ना? बताओ तुम कौन हो? तुम्हें पता है, जोजेन उसका दोस्त और शिक्षक था, लेकिन कभी कभी ब्रैन उसे मारना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम शब्द बोलो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। ब्रांड, उसने उदास होकर कहा। ब्रैन द ब्रोकन, ब्रैंडन स्टार्क, अपंग लड़का, विंटरफेल का राजकुमार। विंटरफेल जल गया और ढह गया। इसके लोग बिखर गए और मारे गए। कांच के बगीचे चकनाचूर हो गए और टूटी दीवारों से गर्म पानी बहकर सूरज के नीचे भाप बन गया। आप किसी ऐसी जगह के राजकुमार कैसे हो सकते हैं जिसे आप शायद फिर कभी ना देख पाएं? और समर कौन है? जोजेन ने पूछा। मेरा डायरवुल्फ, वह मुस्कुराया। हरे रंग का राजकुमार, लड़का ब्रैन और भेड़िया समर। तो तुम दो हो? दो, उसने आह भरी। और एक। जब जोजेन इस तरह बेवकूफ बन जाता था तो उसे उससे नफरत होती थी। विंटरफेल में वह चाहता था कि मैं अपने भेड़िए के सपने देखूं, और अब मुझे पता है कि वह हमेशा मुझे वापस बुलाता है। याद रखो ब्रैन, खुद को याद रखो, नहीं तो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। जब तुम शामिल होते हो तो समर की खाल में भागना, शिकार करना और चीखना ही काफी नहीं होता। यह मेरे लिए है, ब्रैन ने सोचा। उसे समर की खाल अपनी खाल से ज्यादा पसंद थी। अगर तुम अपनी पसंद की खाल नहीं पहन सकते तो स्किन चेंजर बनने का क्या फायदा? क्या तुम याद रखोगे? और अगली बार पेड़ को चिह्नित करना, कोई भी पेड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम इसे करते हो। मैं याद रखूंगा, मैं क्वारेरो आईने में याद रखूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं वापस जाकर इसे अभी कर सकता हूं। मैं इस बार नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं पहले अपने हिरण को खाऊंगा और उन छोटे भेड़ियों से कुछ और लड़ूंगा। जोजेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बेहतर है कि रुकें और खाएं। पैचसरिन मुंह से, एक वार्ग अपने जानवर के खाने पर जीवित नहीं रह सकता। आपको कैसे पता होगा? ब्रांड ने नाराजगी से सोचा। आप कभी वार्ग नहीं रहे। अब आपको नहीं पता कि यह कैसा है। होडोर अचानक अपने पैरों पर झटके से खड़ा हुआ। लगभग उसका सिर बैरल वॉल्टेड छत से टकरा गया। होडोर! वह चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। मीरा ने दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले उसे खोल दिया और उनके शरण स्थल में प्रवेश किया। होडोर, होडोर! विशाल अस्तबल वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा रीड 16 साल की थी, एक बड़ी महिला, लेकिन वह अपने भाई से ऊंची नहीं थी। सभी क्रैनोगमैन छोटे थे। मीरा ने एक लंबा तेज खंजर पहना था, लेकिन लड़ने का उसका पसंदीदा तरीका एक हाथ में एक पतला 3 नुकीला मेंढक भाला और दूसरे में एक बुना हुआ जाल था। कौन भूखा है? उसने अपना पकड़ा हुआ हाथ उठाते हुए पूछा। 2 छोटे चांदी के ट्राउट और 6 मोटे हरे मेंढक। मैं हूं, ब्रांड ने कहा, लेकिन मेंढकों के लिए नहीं। विंटरफेल में जब सारी बुरी चीजें नहीं हुई थी तब वॉल्डर कहा करते थे कि मेंढक खाने से आपके दांत हरे हो जाएंगे और आपकी बाहों के नीचे काई उगाएगी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वॉल्डर मर गए हैं। उसने विंटरफेल में उनकी लाशें नहीं देखी थी, लेकिन वहां बहुत सारी लाशें थीं। और उन्होंने इमारतों के अंदर नहीं देखा था। तो हमें तुम्हें खाना खिलाना ही होगा। क्या तुम मुझे पकड़ी हुई चीजों को साफ करने में मदद करोगे, ब्रांड? उसने सिर हिलाया। मीरा से नाराज होना मुश्किल था। वह अपने भाई से कहीं ज्यादा खुश मिजाज थी। जोजेन को छोड़कर कभी कभी जोजेन रीड ज्यादातर लोगों को डरा सकता था। वह हरे रंग के कपड़े पहनता था, उसकी आंखें काई की तरह धुंधली थीं और उसे हरे रंग के सपने आते थे। जोजेन ने जो सपना देखा वह सच हो गया, सिवाय इसके कि उसने मुझे मरा हुआ सपना देखा और मैं मरा नहीं था। एक तरह से सिर्फ वह मरा हुआ था। जोजेन ने होडोर को लकड़ी लाने के लिए भेजा और उनके लिए एक छोटी सी आग जलाई, जबकि ब्रैन और मीरा मछलियां और मेंढक साफ कर रहे थे। उन्होंने मीरा के हेलमेट का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तन के लिए किया। पकड़ी गई मछलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसमें थोड़ा पानी और कुछ जंगली प्याज डाले, जो होडोर ने मेंढक का स्टू बनाने के लिए पाया था। यह हिरण जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह बुरा भी नहीं था, ब्रांड ने खाते हुए फैसला किया। धन्यवाद मीरा, उन्होंने कहा। मेरी महिला, आपका बहुत स्वागत है। आपकी कृपा। कल आइए, जोजेन ने घोषणा की। हमें सबसे अच्छा होगा कि हम आगे बढ़ें। ब्रांड मीरा को तनाव में देख सकता था। क्या आपने एक हरा सपना देखा है? नहीं, उसने स्वीकार किया। फिर क्यों छोड़ रहे हो? उसकी बहन ने पूछा।
टम्बल डाउन टॉवर हमारे लिए एक अच्छी जगह है। आसपास कोई गांव नहीं है, जंगल खेल से भरे हैं, नदियों और झीलों में मछलियां और मेंढक हैं, और हमें यहाँ कौन ढूंढेगा? ये वह जगह नहीं है जहां हमें रहना चाहिए। हालांकि यह सुरक्षित है। यह सुरक्षित लगता है, मुझे पता है, जोजेन ने कहा। लेकिन कब तक? विंटरफेल रॉब जल्द ही दक्षिण से वापस आएगा। मुझे पता है कि वह आएगा। वह अपने सभी बैनरों के साथ वापस आएगा और लौह पुरुषों को भगा देगा। जब रॉब मर रहा था तब तुम्हारे उस्ताद ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, जोजेन ने उसे याद दिलाया। स्टोनी शोर पर लौह पुरुष, बोल्टन के बास्टर्ड, मोट कैलन और डीपवुड मोटे गिर गए, सेरविन के वारिस मर गए और टोरिन के स्क्वायर के कैसलन। हर जगह युद्ध, उसने कहा, हर आदमी अपने पड़ोसी के खिलाफ। हमने पहले भी इस खेत को जोता है, उसकी बहन ने कहा। तुम दीवार के लिए जाना चाहते हो और तुम्हारा 3 आंखों वाला कौवा। यह अच्छी बात है, लेकिन दीवार बहुत दूर है और ब्रान के पास होडोर के अलावा कोई पैर नहीं है। अगर हम सवार होते, अगर हम चील होते तो हम उड़ सकते थे, जोजेन ने तीखी आवाज में कहा। लेकिन हमारे पास पंख नहीं है, न ही हमारे पास घोड़े हैं। घोड़े तो हैं, मीरा ने कहा। भेड़ियों के जंगल की गहराई में भी वनपाल, काश्तकार, शिकारी हैं। कुछ के पास घोड़े होंगे, और अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या हमें उन्हें चुरा लेना चाहिए? क्या हम चोर हैं? हमें शिकार करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। हम उन्हें खरीद सकते हैं, उसने कहा। उनके लिए व्यापार करें। हमें देखो मीरा, एक अपंग लड़का एक डायरवुल्फ के साथ, एक सरल दिमाग वाला विशालकाय और गर्दन से 1000 लीग दूर 2 क्रैनोगमैन। हम जाने जाएंगे और बात फैल जाएगी। जब तक ब्रैंड मरा हुआ है, वह सुरक्षित है। जीवित रहते हुए वह उन लोगों का शिकार बन जाता है जो उसे हमेशा के लिए मरवाना चाहते हैं। जोजेन एक छड़ी से अंगारों को उकसाने के लिए आग के पास गया। कहीं उत्तर की ओर 3 आंखों वाला कौवा हमारा इंतजार कर रहा है। ब्रैंड को मुझसे ज्यादा समझदार शिक्षक की जरूरत है। कैसे जोजेन? उसकी बहन ने पूछा। कैसे? पैदल, उसने जवाब दिया। एक बार में 1 कदम। ग्रेवाटर से विंटरफेल तक का रास्ता अनंत काल तक जाता था और हम तब सवार थे। आप चाहते हैं कि हम एक लंबी सड़क पैदल तय करें, कहीं बिना यह जाने कि यह कहां समाप्त होती है। दीवार के पार। जो कह रहे पाटर, आप कहते हैं। मैं वहां नहीं गया हूं, तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि दीवार के पार एक बड़ी जगह है। जोजेन, क्या 3 आंखों वाले कौवे बहुत हैं या केवल एक? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? शायद वह मोपंती हमें ढूंढ ले। इससे पहले कि मीरा इसका उत्तर पा पाती, उन्होंने आवाज सुनी। एक भेड़िए की दूर से आती हुई चीख रात में बह रही थी। गर्मी? जोजेन ने सुनते हुए पूछा। नहीं, ब्रैन अपने डायरवुल्फ की आवाज पहचान गया। क्या तुम्हें यकीन है? छोटे दादाजी ने कहा। यकीन है। समर आज बहुत दूर भटक गया था और सुबह होने से पहले वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि जोजेन ने हरे रंग के सपने देखे हों, लेकिन वह भेड़िए और डायरवुल्फ में फर्क नहीं कर सकता। उसे आश्चर्य हुआ कि वे सभी जोजेन की इतनी बात क्यों सुनते थे। वह ब्रैंड जैसा राजकुमार नहीं था, न ही होडोर जैसा बड़ा और मजबूत, न ही मीरा जैसा अच्छा शिकारी। फिर भी किसी तरह हमेशा जोजेन ही उन्हें बताता था कि क्या करना है। हमें मीरा की तरह घोड़े चुराने चाहिए, ब्रैंड ने कहा, और लास्ट हर्थ में अंबर्स तक सवारी करनी चाहिए। उसने एक पल सोचा, या फिर हम एक नाव चुरा सकते हैं और व्हाइट नाइफ से व्हाइट हार्बर शहर तक जा सकते हैं। वहां मोटा लॉर्ड मैंडरली राज करता है। वह फसल की दावत में दोस्ताना व्यवहार करता था। वह जहाज बनाना चाहता था। हो सकता है कि उसने कुछ बनाए हों और हम रिवरन तक नौकायन कर सकें और रॉब को उसकी पूरी सेना के साथ घर ला सकें। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जानता है कि मैं जिंदा हूं। रॉब हालांकि वह अकेला व्यक्ति था जिसे ब्रैंड की योजना पसंद आई। मीरा उसे देखकर मुस्कुरा दी और जोजेन ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी कि वह क्या चाहता है। भले ही ब्रैंड एक स्टार्क और एक राजकुमार था और रीड्स ऑफ द नेक्स्ट स्टार्क के बैनरमैन थे। हुडोर, होडोर ने झूमते हुए कहा। हुडोर, हुडोर, होडोर, 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 होडोर। कभी कभी उसे ऐसा करना अच्छा लगता था, बस अपना नाम अलग अलग तरीकों से बार बार कहता रहता था। दूसरी बार वह इतना शांत रहता कि आप भूल जाते कि वह वहां है। होडोर के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। होडोर, 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 वह चिल्लाया। वह रुकने वाला नहीं है। ब्रैंड को एहसास हुआ।
होडोर, उसने कहा, तुम बाहर जाकर अपनी तलवार से प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? अस्तबल का लड़का अपनी तलवार के बारे में भूल गया था, लेकिन अब उसे याद आ गया। उसने डकार ली। वह अपनी तलवार के लिए गया। उनके पास विंटरफेल के तहखानों से ली गई 3 कब्र तलवारें थीं, जहां ब्रैन और उसके भाई रिकन ने थियोन ग्रेजॉय के लौह पुरुषों से छिपाया था। ब्रैन ने अपने चाचा ब्रैंडन की तलवार का दावा किया। मीरा ने वह तलवार ली जो उसे अपने दादा लॉर्ड रिकार्ड के घुटनों पर मिली थी। होडोर की तलवार बहुत पुरानी थी, लोहे का एक बहुत बड़ा भारी टुकड़ा, सदियों की उपेक्षा से सुस्त और जंग से भरा हुआ। वह इसे एक बार में घंटों तक घुमा सकता था। गिरे हुए पत्थरों के पास एक सड़ा हुआ पेड़ था जिसे उसने आधे टुकड़ों में काट दिया था। जब वह बाहर गया तब भी वे दीवारों के माध्यम से उसे सुन सकते थे। जब वह अपने पेड़ को काटता और काटता था तो वह होडोर चिल्लाता था। शुक्र है कि वुल्फसवुड बहुत बड़ा था और सुनने के लिए आसपास कोई और नहीं था। जोजेन, शिक्षक के बारे में आपका क्या मतलब था? ब्रैन ने पूछा। आप मेरे शिक्षक हैं। मुझे पता है कि मैंने कभी पेड़ को चिह्नित नहीं किया, लेकिन मैं अगली बार करूंगा। मेरी तीसरी आंख खुली है जैसा कि आप चाहते थे, इतना खुला कि मुझे डर है कि तुम इसमें गिर सकते हो और अपने बाकी के जीवन जंगल के भेड़िए की तरह जी सकते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। लड़का वादा करता है। क्या भेड़िया याद रखेगा? तुम समर के साथ दौड़ते हो, तुम उसके साथ शिकार करते हो, उसके साथ मारते हो, लेकिन तुम उसकी इच्छा के आगे झुकते हो, उससे ज्यादा तुम्हारी इच्छा के आगे। मैं बस भूल जाता हूं, ब्रैन ने शिकायत की। मैं सिर्फ 9 साल का हूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। यहां तक कि फ्लोरियन द फोल और प्रिंस एमोन द ड्रैगन नाइट भी 9 साल की उम्र में महान शूरवीर नहीं थे। यह सच है, जोजेन ने कहा, और यह कहना समझदारी की बात होगी। है अगर दिन अभी भी लंबे हो रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम गर्मियों के बच्चे हो, मुझे पता है। मुझे हाउस स्टार्क के शब्द बताओ। सर्दी आ रही है। बस इतना कहने से ही ब्रैन को ठंड लगने लगी। जोजेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने एक पंख वाले भेड़िए का सपना देखा था जो पत्थर की जंजीरों से धरती से बंधा हुआ था और उसे मुक्त करने के लिए विंटरफेल आया था। अब जंजीरें तुमसे खुल गई हैं, फिर भी तुम उड़ नहीं सकते, तो तुम मुझे सिखाओ। ब्रैन को अभी भी 3 आंखों वाले कौवे से डर लगता था जो कभी कभी उसके सपनों में आता था। उसकी आंखों के बीच की त्वचा पर लगातार चोंच मारता था और उसे उड़ने के लिए कहता था, तुम एक ग्रीनसीयर हो। नहीं, जोजेन ने कहा, केवल एक लड़का जो सपने देखता है। ग्रीनसीयर उससे कहीं बढ़कर थे। वे भी आपके जैसे ही वार्ड थे और उनमें से सबसे महान किसी भी जानवर की खाल पहन सकते थे जो उड़ता है, तैरता है या रेंगता है, और वेयरवुड की आंखों से भी देख सकते थे और दुनिया के नीचे छिपी सच्चाई को देख सकते थे। देवता कई उपहार देते हैं ब्रान। मेरी बहन एक शिकारी है। उसे तेजी से दौड़ने और इतनी स्थिर खड़ी रहने की शक्ति दी गई है कि वह गायब हो जाती है। उसके पास तीखे कान, तेज आंखें, जाल और भाले के साथ एक स्थिर हाथ है। वह कीचड़ में सांस ले सकती है और पेड़ों के बीच से उड़ सकती है। मैं ये सब नहीं कर सकता जितना तुम कर सकते थे। मुझे देवताओं ने हरे सपने दिए और तुम मुझसे भी बढ़कर हो सकते हो ब्रान। तुम पंख वाले भेड़िए हो और कोई नहीं कह सकता कि तुम कितनी दूर और कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो। अगर तुम्हें सिखाने वाला कोई होता, मैं तुम्हें एक ऐसे उपहार में महारत हासिल करने में कैसे मदद कर सकता हूं जिसे मैं नहीं समझता। हम नेक में पहले लोगों को याद करते हैं और जंगल के बच्चों को जो उनके दोस्त थे, लेकिन बहुत कुछ भुला दिया गया है और बहुत कुछ हम कभी नहीं जान पाए। मीरा ने ब्रैन का हाथ थाम लिया। अगर हम यहाँ रहेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो युद्ध खत्म होने तक तुम सुरक्षित रहोगे। हालांकि तुम कुछ नहीं सीखोगे सिवाय इसके कि मेरा भाई तुम्हें क्या सिखा सकता है, और तुमने सुना है कि वह क्या कहता है। अगर हम इस जगह को छोड़कर लास्ट अर्थ या दीवार के पास शरण लेने जाते हैं तो हमें पकड़े जाने का जोखिम है। तुम सिर्फ एक लड़के हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम हमारे राजकुमार भी हो, हमारे स्वामी के बेटे और हमारे राजा के सच्चे उत्तराधिकारी। हमने तुम्हें धरती और पानी, कांस्य और लोहे, बर्फ और आग की कसम खिलाई है। जोखिम तुम्हारा है ब्रैन, जैसा कि उपहार है। मुझे लगता है कि चुनाव भी तुम्हारा होना चाहिए। हम तुम्हारे आदेश के सेवक हैं। वह मुस्कुराई। कम से कम इसमें तो तुम्हारा मतलब है, ब्रैन ने कहा। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। सच में? सच में, मेरे राजकुमार।
लड़की ने जवाब दिया, तो अच्छी तरह से विचार करें। ब्रैन ने इस पर विचार करने की कोशिश की जिस तरह से उसके पिता ने सोचा होगा। ग्रेट जोन के चाचा होदर होरेसबेन और मोर्स क्राउफोर्ड भयंकर आदमी थे, लेकिन उसने सोचा कि वे वफादार होंगे, और कारस्टार्क्स वे भी। करहोल्ड एक मजबूत किला था। पिता हमेशा कहते थे, हम उम्बर्स या कारस्टार्क्स के साथ सुरक्षित रहेंगे, या वे मोटे लॉर्ड मैंडरली के पास दक्षिण में जा सकते हैं, विंटरफेल में। वह बहुत हंसा था और कभी भी ब्रैन को इतनी दया से नहीं देखा जितना कि अन्य लॉर्ड्स। कैसल सर्विन व्हाइट हार्बर से ज्यादा नजदीक था। लेकिन मास्टर लुविन ने कहा था कि क्ले सर्विन मर चुका है। उम्बर्स एंड कारस्टार्क्स और मैंडरली सभी मर चुके होंगे, उसे एहसास हुआ। जैसा कि वह होगा अगर वह आयरन मैन या बोल्टन के बास्टर्ड द्वारा पकड़ा गया था। यदि वे यहां रहते, टम्बलडाउन टावर के नीचे छिपे हुए, कोई उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। वह जिंदा रहेगा और अपंग। ब्रैन को एहसास हुआ कि वह रो रहा था। बेवकूफ बच्चा, उसने खुद से सोचा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाता, करहोल्ड या व्हाइट हार्बर या ग्रेवाटर वॉच, वह वहां पहुंचने पर अपंग हो जाएगा। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। मैं उड़ना चाहता हूं, उसने उनसे कहा। कृपया मुझे कौवे के पास ले चलो। दावोस जब वह डेक पर आया तो ड्रिफ्ट मार्क का लंबा बिंदु उनके पीछे कम हो रहा था, जबकि ड्रैगन स्टोन आगे समुद्र से उग रहा था। पहाड़ की चोटी से धुएं का एक हल्का भूरा झोंका उड़ रहा था। मेलिसेंड्रे के विचार बहुत गहरे थे, क्योंकि शायला का नृत्य मध्यम ब्लैक वाटर खाड़ी और गुलेट के माध्यम से विपरीत हवाओं के खिलाफ आगे बढ़ रहा था। मैसी हुक के अंत में शार्प पॉइंट वॉच टावर के ऊपर जलती हुई बड़ी आग ने उसे उसके गले में पहने हुए माणिक की याद दिला दी। और जब भोर और सूर्यास्त के समय दुनिया लाल हो जाती थी, तो बहते हुए बादल उसके सरसराते गाउन के रेशम और साटन के समान रंग के हो जाते थे। वह ड्रैगन स्टोन पर भी प्रतीक्षा कर रही होगी, अपनी सारी सुंदरता और अपनी सारी शक्ति के साथ, अपने भगवान और अपनी छाया और उसके राजा के साथ। लाल पुजारिन अब तक हमेशा स्टैनिस के प्रति वफादार लगती थी। उसने उसे तोड़ दिया है, जैसे कोई आदमी घोड़े को तोड़ता है। अगर वह कर सकती तो उसे सत्ता में ले जाती, और इसके लिए उसने मेरे बेटों को आग में डाल दिया। मैं उसके सीने से जीवित हृदय को काट दूंगा और देखूंगा कि यह कैसे जलता है। उसने कप्तान द्वारा दिए गए बढ़िया लंबे लाइसेंस डर्क के मूठ को छुआ। कप्तान उसके प्रति बहुत दयालु था। उसका नाम खोराने सतमांटिस था, जो सल्लाधोर सान की तरह एक लिसेनी था, जिसका यह जहाज था। उसकी आंखें पीली नीली थीं, जैसी कि आप अक्सर लिस्से में देखते हैं, एक हड्डीदार मौसम से घिरे चेहरे पर। लेकिन उसने कई साल 7 राज्यों में व्यापार करते हुए बिताए थे। जब उसे पता चला कि वह जिस आदमी को समुद्र से उठाकर लाया है वह प्रसिद्ध प्याज योद्धा है, तो उसने उसे अपने केबिन और अपने कपड़े और एक जोड़ी नए जूते दिए जो लगभग फिट थे। उसने जोर देकर कहा कि डेवोस भी उसके प्रावधानों को साझा करें, हालांकि यह बुरा निकला। उसका पेट घोंघे और लैम्प्रे और अन्य स्वादिष्ट भोजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसे कैप्टन खोराने बहुत पसंद करते थे। और कप्तान की मेज पर अपने पहले भोजन के बाद उसने बाकी दिन एक छोर या दूसरे छोर पर रेलिंग पर लटके हुए बिताया। हर बार चप्पू के वार के साथ ड्रैगन स्टोन बड़ा होता जा रहा था। डेवोस अब पहाड़ का आकार देख सकता था, और उसके किनारे पर गॉर्गोयल्स और ड्रैगन टावरों के साथ विशाल काला गढ़ था। शैला के नृत्य के धनुष पर कांस्य प्रतिमा ने लहरों को काटते हुए नमक की फुहारों के पंख छोड़े। उसने अपना वजन रेलिंग पर टिका दिया, इसके सहारे के लिए आभारी। उसकी परीक्षा ने उसे कमजोर कर दिया था। अगर वह बहुत देर तक खड़ा रहता तो उसके पैर कांपने लगते, और कभी कभी उसे खांसी के बेकाबू दौरों का शिकार होना पड़ता और खूनी कफ के थक्के निकलने लगते। यह कुछ भी नहीं है, उसने खुद से कहा। निश्चित रूप से देवताओं ने मुझे आग और समुद्र से सुरक्षित नहीं निकाला था, केवल इसलिए कि वे मुझे फ्लक्स से मार डालें। जब वह नाव चलाने वाले के ड्रम की धड़कन, पाल की गड़गड़ाहट और चप्पुओं की लयबद्ध सरसराहट और चरमराहट को सुन रहा था, तो उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब यही ध्वनियां कई धुंधली सुबहों में उसके दिल में भय जगाती थीं। वे पुराने सर ट्रिस्टिमुन की समुद्री निगरानी के दृष्टिकोण की घोषणा करती थीं, और जब एरिस टारगरियन लौह सिंहासन पर बैठा था, तब समुद्री निगरानी तस्करों के लिए मौत थी। लेकिन वह एक और जीवन काल था। आज के जहाज से पहले की बात थी, तूफान के अंत से पहले की, स्टैनिस द्वारा मेरी उंगलियां छोटी करने से पहले की, वह युद्ध या लाल धूमकेतु से पहले की बात थी, इससे पहले कि मैं सीवर्थ या शूरवीर बनूं।
मैं उन दिनों एक अलग आदमी था। इससे पहले कि लॉर्ड स्टैनिस ने मुझे ऊंचा उठाया, कैप्टन खोरेन ने उसे स्टैनिस की उम्मीदों के अंत के बारे में बताया था। जिस रात नदी जल रही थी, लैनिस्टर्स ने उसे किनारे से ले लिया था और उसके चंचल बैनरमैन ने उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय में सैकड़ों की संख्या में उसे छोड़ दिया था। राजा रेनली की छाया भी देखी गई, कप्तान ने कहा, शेर भगवान के नेतृत्व में दाएं और बाएं मारते हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनके हरे कवच ने जंगल की आग से एक भूतिया चमक ली थी और उनके सींगों से सुनहरी लपटें निकल रही थीं। रेनेली की छाया। डेवोस को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके बेटे भी छाया के रूप में लौटेंगे। उसने समुद्र पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि भूत नहीं होते। क्या किसी ने विश्वास नहीं रखा? उसने पूछा। कुछ ही आत्तान, रानी के परिजन, उनमें से प्रमुख। हमने कई लोगों को हटा दिया जिन्होंने लोमड़ी और फूल पहने थे। हालांकि कई और लोग सभी तरह के बैज के साथ किनारे पर रह गए थे। लॉर्ड फ्लोरेंट अब ड्रैगनस्टोन पर राजा का हाथ है। पहाड़ ऊंचा हो गया, पूरी तरह से हल्के धुएं में लिपटा हुआ। पाल बज रहा था, ढोल बज रहा था, पतवारें आसानी से खींची जा रही थीं और बहुत जल्द ही बंदरगाह का मुंह उनके सामने खुल गया। कितना खाली, डेवोस ने सोचा, याद करते हुए कि पहले कैसा था। जहाज हर घाट पर भीड़ लगाए हुए थे और ब्रेक वाटर से दूर लंगर डाले हुए हिल रहे थे। वह सल्लाद और सान के प्रमुख जहाज वैलेरियन को घाट पर खड़ा देख सकता था, जहां फ्यूरी और उसकी बहनें एक बार बंधी हुई थीं। उसके दोनों ओर के जहाजों में भी धारीदार लाइसेन पतवारें थीं। व्यर्थ ही उसने लेडी मरिया या रेत के किसी भी संकेत की तलाश की। वे बंदरगाह में प्रवेश करते ही पाल नीचे खींचकर पतवारों पर ही डॉक करने के लिए निकल पड़े। जब वे बांध रहे थे तो कप्तान डेवोस के पास आया। मेरे राजकुमार को आपसे तुरंत मिलना होगा। डेवोस ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसे खांसी का दौरा पड़ गया। उसने सहारे के लिए रेलिंग को पकड़ लिया और किनारे पर थूक दिया। राजा, उसने घरघराहट के साथ कहा, मुझे राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि जहां राजा है मैं मेलिसेंड्रे को ढूंढ लूंगा। कोई भी राजा के पास नहीं जाता, खोराने समांटेस ने दृढ़ता से उत्तर दिया। सल्लादोर सान आपको बताएगा, पहले उसे। डेवोस उसे चुनौती देने में बहुत कमजोर था। वह केवल सिर हिला सकता था। सल्लादोर सान अपने वैलेरियन पर सवार नहीं था। उन्होंने उसे एक चौथाई मील दूर एक दूसरे घाट पर पाया, एक बड़े पेट वाले पेंटोशी कोक के नीचे, जिसे बाउंटीफुल हार्वेस्ट कहा जाता है, 2 हिजड़ों के साथ माल गिनते हुए। एक के हाथ में लालटेन थी, दूसरे के हाथ में मोम की पट्टिका और लेखनी। 37, 38, 29। बूढ़ा बदमाश कह रहा था जब डेवोस और कप्तान हैच से नीचे आए। आज उसने वाइन कलर की शर्ट पहनी थी, चांदी के स्क्रॉलवर्क के साथ प्रक्षालित सफेद चमड़े के ट्यूनिक और उच्च जूते। एक जार से डांट खींचते हुए उसने सूंघते हुए छींकते हुए कहा, एक मोटा पीस और दूसरी गुणवत्ता का मेरी नाक घोषित करती है। बिल ऑफ लैडिंग में 43 जार बताए गए हैं। बाकी लोग कहां पहुंच गए, मैं सोच रहा हूं। ये पेंटोशी, क्या उन्हें लगता है कि मैं गिनती नहीं कर रहा हूं? जब उसने डेवोस को देखा तो वह अचानक रुक गया। क्या यह मिर्च मेरी आंखों में चुभ रही है या आंसू? क्या यह प्याज का योद्धा है जो मेरे सामने खड़ा है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त डेवोस जलती हुई नदी में मर गए। सभी सहमत हैं। वह मुझे क्यों परेशान करने आया है? मैं कोई भूत नहीं हूं सल्ला। और क्या, मेरा प्याज का योद्धा कभी भी इतना पतला या इतना पीला नहीं था जितना तुम थे। सल्लाधोर सान ने मसाले के जार और कपड़े के बोल्ट के बीच से अपना रास्ता बनाया, जो व्यापारी के होल्ड को भर दिया। डेवोस को एक भयंकर आलिंगन में लपेटा, फिर उसके दोनों गालों पर एक बार और उसके माथे पर तीसरी बार चूमा। तुम अभी भी गर्म हो सर, और मैं तुम्हारा दिल धड़कते हुए महसूस कर रहा हूं। क्या यह सच हो सकता है? जिस समुद्र ने तुम्हें निगल लिया था, उसने तुम्हें फिर से उगल दिया है। डेवोस को पैचफेस की याद आ गई, जो राजकुमारी शिरीन का मूर्ख था। वह भी समुद्र में गया था, और जब वह बाहर आया तो वह पागल था। क्या मैं भी पागल हूं? उसने दस्ताने वाले हाथ में खांसते हुए कहा। मैं जंजीर के नीचे तैर गया और मर्लिंग राजा के भाले पर बहकर किनारे पर आ गया। मैं वहीं मर जाता अगर शायला का नृत्य मुझ पर नहीं आया होता। सल्लाधोर सान ने कप्तान के कंधों पर हाथ रखा। यह बहुत बढ़िया किया खोराने। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। मीजो महर, एक अच्छा हिजड़ा बनो और मेरे दोस्त डेवोस को मालिक के केबिन में ले जाओ। उसके लिए लौंग के साथ कुछ गर्म शराब लाओ। मुझे उसकी खांसी की आवाज पसंद नहीं आ रही है।
उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो और सफेद पनीर और उन टूटे हुए हरे जैतून का एक कटोरा लाओ जिन्हें हमने पहले गिना था। डेवोस, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ आऊंगा। एक बार जब मैं हमारे अच्छे कप्तान से बात कर लूंगा, तुम मुझे माफ कर दोगे, मुझे पता है। सारे जैतून मत खाओ, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। डेवोस ने 2 हिजड़ों में से बड़े को जहाज के पिछले हिस्से में एक बड़े और शानदार ढंग से सुसज्जित केबिन में ले जाने दिया। कालीन गहरे थे, खिड़कियां और रंगीन शीशे की थीं। और किसी भी बड़ी चमड़े की कुर्सी पर डेवोस के 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। पनीर और जैतून कुछ ही देर में आ गए और एक कप भाप से भरी गर्म लाल शराब। उसने इसे अपने हाथों में पकड़ा और कृतज्ञता पूर्वक इसे पी लिया। गर्मी सीने में फैलते ही सुखदायक महसूस हुई। कुछ ही देर बाद सल्लाधोर सान प्रकट हुए। मेरे दोस्त, तुम मुझे शराब के लिए माफ कर रहे होगे। ये पेंटोशी अपना पानी खुद ही पी जाते अगर वह बैंगनी होता। ये मेरी छाती को आराम देगा, डेवोस ने कहा। गर्म शराब सेंक से बेहतर है। विधेयक का रही ये मेरी मां कहा करती थी, तुम्हें सेंक की भी जरूरत होगी। मैं सोच रहा हूं इतने लंबे समय तक भाले पर बैठे रहना। ओह माय, तुम्हें वह बढ़िया कुर्सी कैसी लग रही है? उसके गाल मोटे हैं, है ना? कौन? डेवोस ने गर्म शराब की चुस्कियों के बीच पूछा। इलीरियो मोपैटिस, मूंछों वाला एक व्हेल। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये कुर्सियां उसके हिसाब से बनाई गई थीं, हालांकि वह शायद ही कभी पेंटोस से उठकर उनमें बैठता है। मैं सोच रहा हूं कि एक मोटा आदमी हमेशा आराम से बैठता है, क्योंकि वह जहां भी जाता है अपना तकिया अपने साथ ले जाता है। आप पेंटोशी जहाज से कैसे आए? डेवोस ने पूछा। क्या आप फिर से समुद्री डाकू बन गए हैं मेरे स्वामी? उसने अपना खाली प्याला एक तरफ रख दिया। घिनौना अपमान। सल्लाधोर सान से ज्यादा समुद्री डाकुओं से कौन पीड़ित हुआ है? मैं सिर्फ वही मांगता हूं जो मुझे मिलना चाहिए। बहुत सारा सोना बकाया है। ओह हाँ, लेकिन मैं बिना कारण नहीं हूं, इसलिए मैंने सिक्के के स्थान पर एक सुंदर चर्मपत्र लिया है, बहुत कुरकुरा। इस पर राजा के हाथ लॉर्ड एलेस्टर फ्लोरेंट का नाम और मुहर है। मुझे ब्लैक वाटर बे का लॉर्ड बनाया गया है और कोई भी जहाज मेरी अनुमति के बिना मेरे जल को पार नहीं कर सकता, नहीं। और जब ये डाकू मेरे वैध कर्तव्यों और रीति रिवाजों से बचने के लिए रात में मेरे पास से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे तस्करों से कम नहीं हैं। इसलिए मुझे उन्हें जब्त करने का पूरा अधिकार है। बूढ़ा समुद्री डाकू हंसा। मैंने किसी की उंगलियां नहीं काटी। उंगलियों के टुकड़ों का क्या फायदा? मैं जो जहाज ले जा रहा हूं, माल कुछ फिरौती, कोई भी अनुचित काम नहीं। उसने डेवोस को तीखी नजर से देखा। तुम अस्वस्थ हो मेरे दोस्त। वह खांसी और इतना पतला कि मैं तुम्हारी त्वचा के आर पार तुम्हारी हड्डियां देख रहा हूं, और फिर भी मैं तुम्हारी उंगलियों की हड्डियों का छोटा सा थैला नहीं देख पा रहा हूं। पुरानी आदत के कारण डेवोस ने चमड़े की थैली को उठाया जो अब वहां नहीं थी। मैंने इसे नदी में खो दिया। मेरी किस्मत। नदी भयानक थी, सल्लाधोर सान ने गंभीरता से कहा। खाड़ी से भी मैं देख रहा था और कांप रहा था। डेवोस खांसने लगा, थूका और फिर से खांसने लगा। मैंने ब्लैक बेथा को जलते हुए देखा और फ्यूरी को भी। उसने आखिरकार कर्कश स्वर में कहा, क्या हमारा कोई भी जहाज आग से बच नहीं पाया? उसका एक हिस्सा अभी भी उम्मीद कर रहा था। लॉर्ड स्टेफन, रैग जेना, स्विफ्ट स्वॉर्ड, लाफिंग लॉर्ड और कुछ अन्य पायरोमैंसर के पेशाब करने के ऊपर की ओर थे। हाँ, वे जले नहीं, लेकिन जंजीर उठने के कारण वे उड़ भी नहीं सकते थे। कुछ लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे। अधिकांश ने लड़ाई से दूर ब्लैक वाटर में बहुत दूर नाव चलाई और फिर उनके दल द्वारा डूब गए ताकि वे लैनिस्टर के हाथों में न पड़े। रैग जेना और लाफिंग लॉर्ड अभी भी नदी पर समुद्री डाकू खेल रहे हैं। मैंने सुना है, लेकिन कौन कह सकता है कि ऐसा है या नहीं? लेडी मरिया? डेवोस ने पूछा। रेत? सल्लाधोर सान ने डेवोस की बांह पर हाथ रखा और उसे कस दिया। नहीं, उनमें से नहीं। मुझे खेद है मेरे दोस्त, वे अच्छे लोग थे, आपके डेल और एलार्ड। लेकिन मैं आपको यह दिलासा दे सकता हूं, आपका युवा देवन उन लोगों में से था जिन्हें हमने अंत में छोड़ दिया था। बहादुर लड़के ने कभी राजा का साथ नहीं छोड़ा, या ऐसा वे कहते हैं। एक पल के लिए उसे लगभग चक्कर आने लगा। उसकी राहत इतनी स्पष्ट थी। वह देवन के बारे में पूछने से डर रहा था। मां दयालु है, मुझे उसके पास जाना चाहिए सल्ला, मुझे उसे देखना चाहिए। हाँ, सल्लाधोर सान ने कहा। और तुम केप व्रत जाना चाहोगे, मुझे पता है।
अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे बच्चों को देखने के लिए। तुम्हारे पास एक नया जहाज होना चाहिए, मुझे लगता है। महाराज मुझे एक जहाज देंगे, डेवोस ने कहा। लिसेनी ने अपना सिर हिलाया। जहाजों में महामहिम के पास कोई नहीं है और सल्लाधौर सान के पास बहुत सारे हैं। राजा के जहाज नदी में जल गए, लेकिन मेरे नहीं। तुम्हारा एक पुराना दोस्त होगा। तुम मेरे लिए नौकायन करोगे। हाँ, तुम रात के अंधेरे में ब्रावोस और मायर और वॉलंटिस में नाचोगे, सब कुछ अनदेखा, और फिर रेशम और मसालों के साथ नाचोगे। हमारे पास मोटे पर्स होंगे। हाँ, तुम दयालु हो सल्ला, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे राजा के प्रति है, तुम्हारे पर्स के प्रति नहीं। युद्ध जारी रहेगा। स्टैनिस अभी भी 7 राज्यों के सभी कानूनों के अनुसार असली वारिस है। जब सभी जहाज जल जाते हैं तो सभी कानून मदद नहीं करते हैं, मुझे लगता है। और तुम्हारा राजा, ठीक है, तुम उसे बदला हुआ पाओगे। मुझे डर है। युद्ध के बाद से वह किसी को नहीं देखता, लेकिन अपने स्टोन ड्रम में विचार करता रहता है। रानी सेलीस अपने चाचा लॉर्ड एलेस्टर के साथ उसके लिए दरबार लगाती है, जो खुद को हैंड नाम दे रहा है। राजा की मोहर उसने इस चाचा को दी है ताकि वह उसके लिखे पत्रों पर, यहां तक कि मेरे सुंदर चर्मपत्र पर भी लगा सके। लेकिन यह एक छोटा सा राज्य है जिस पर वे शासन कर रहे हैं। गरीब और पथरीला। हाँ, सोना नहीं है। वफादार सल्लाधौर सान को उसका बकाया चुकाने के लिए थोड़ा भी नहीं है। और केवल वे शूरवीर हैं जिन्हें हमने अंत में छोड़ दिया। और मेरे कुछ बहादुर लोगों के अलावा कोई जहाज नहीं है। अचानक कर्कश खांसी ने डेवोस को झुका दिया। सल्लाधौर सान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे दूर हटा दिया और एक पल के बाद वह होश में आया। कोई नहीं। वह खांसा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह किसी को नहीं देखता। उसकी आवाज गीली और मोटी लग रही थी, यहां तक कि उसके अपने कानों में भी। और एक पल के लिए केबिन उसके चारों ओर चक्कर खा रहा था। उसके अलावा कोई नहीं, सल्लाधौर सान ने कहा। और डेवोस को यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसका मतलब किससे है। मेरे दोस्त, तुम खुद को थका लेते हो। तुम्हें बिस्तर की जरूरत है, सल्लाधौर सान की नहीं। लिसेनी ने उसे एक लंबी संदिग्ध नजर से देखा और अनिच्छा से जारी रखा। गार्ड बाकी सभी को दूर रखते हैं, यहां तक कि उसकी रानी और उसकी छोटी बेटी को भी। नौकर ऐसे भोजन लाते हैं जो कोई नहीं खाता। वह आगे झुका और अपनी आवाज से कम कर दी। मैंने पहाड़ के भीतर भूखी आग के बारे में अजीब बातें सुनी हैं, और कैसे स्टैनिस और लाल महिला आग की लपटों को देखने के लिए एक साथ नीचे जाते हैं। वे कहते हैं कि पहाड़ के दिल में नीचे की ओर शाफ्ट और गुप्त सीढ़ियां हैं, गर्म जगहों पर जहां केवल वह बिना जले चल सकती है। यह एक बूढ़े आदमी को इतना आतंकित करने के लिए पर्याप्त और अधिक है कि कभी कभी उसे खाने की ताकत भी नहीं मिलती। मेलिसेंड्रे, डेवोस कांप उठा। लाल महिला ने उसके साथ ऐसा किया, उसने कहा। उसने हमें भस्म करने के लिए आग भेजी, स्टैनिस को उसे अलग करने के लिए, दंडित करने के लिए, उसे यह सिखाने के लिए कि वह उसके जादू के बिना जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता। लिसेनी ने उनके बीच के कटोरे से एक मोटा जैतून चुना। तुम ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो मेरे दोस्त, लेकिन अगर मैं तुम हो तो मैं इसे इतनी जोर से नहीं कह रहा हूं। ड्रैगनस्टोन इन रानी के आदमियों के साथ रेंगता है। ओह हाँ, और उनके पास तीखे कान और तीखे चाकू हैं। उसने जैतून को अपने मुंह में डाला। मेरे पास खुद एक चाकू है, कैप्टन खोराने ने मुझे इसका तोहफा दिया। उसने डर्क निकाला और उसे उनके बीच मेज पर रख दिया। मेलिसेंड्रे का दिल काटने के लिए एक चाकू, अगर उसके पास एक है। सल्लाधौर सान ने एक जैतून का बीज थूक दिया। दावोस, अच्छा दावोस, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उसे ही अराना चाहिए, मजाक में भी नहीं। मजाक नहीं, मेरा मतलब है उसे मार डालना। अगर उसे नश्वर हथियारों से मारा जा सकता है। दावोस को यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। उसने बूढ़े मास्टर क्रेसन को उसकी शराब में जहर मिलाते देखा था। उसने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जब वे दोनों जहर के प्याले से पीते थे तो मास्टर की मौत होती थी, लाल पुजारिन की नहीं। दिल में चाकू। हालांकि यहां तक कि राक्षसों को भी ठंडे लोहे से मारा जा सकता है, गायक कहते हैं। यह खतरनाक बातें हैं मेरे दोस्त, सल्लाधौर सान ने उसे चेतावनी दी। मुझे लगता है कि तुम अभी भी समुद्र से बीमार हो। बुखार ने तुम्हारी बुद्धि को पका दिया है। हाँ, बेहतर होगा कि तुम लंबे समय तक आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाओ, जब तक कि तुम मजबूत ना हो जाओ, जब तक मेरा संकल्प कमजोर ना हो जाए।
तुम्हारा मतलब है। दावोस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे बुखार और थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम एक विश्वासघाती बूढ़े बदमाश हो सल्लाधोर सान, लेकिन फिर भी एक अच्छे दोस्त हो। लिसेनी ने अपनी नुकीली चांदी की दाढ़ी को सहलाया। तो इस महान दोस्त के साथ तुम रहोगे? हाँ। नहीं, मैं जा रहा हूं। उसने खांसी की। जाओ, अपनी तरफ देखो। तुम खांसते हो, कांपते हो, तुम दुबले पतले और कमजोर हो। तुम कहां जाओगे? महल में। मेरा बिस्तर वहां है, और मेरा बेटा। और लाल औरत, सल्लाधोर सान ने संदेह से कहा। वह भी महल में है। वह भी। डेवोस ने डर्क को वापस म्यान में सरका दिया। तुम एक प्यास तस्कर हो। तुम छिपकर रहने और छुरा घोंपने के बारे में क्या जानते हो? और तुम बीमार हो। तुम डर्क को पकड़ भी नहीं सकते। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जब हम नदी पर जल रहे थे, रानी गद्दारों को जला रही थी। अंधेरे के सेवक, उसने उन्हें नाम दिया, गरीब आदमी। और लाल औरत आग जलाए जाने पर गाती थी। डेवोस को आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे पता था, उसने सोचा। मुझे उसके बताने से पहले ही पता था। उसने लॉर्ड सनाग्लास को कालकोठरी से निकाल लिया। उसने अनुमान लगाया। और ह्यूबर्ट रैम्बटन के बेटों को, बस, और उन्हें जला दिया, जैसे वह तुम्हें जला देगी। यदि तुम लाल औरत को मारते हो तो वे तुम्हें बदला लेने के लिए जला देंगे, और यदि तुम उसे मारने में विफल रहते हो तो वे तुम्हें कोशिश करने के लिए जला देंगे। वह गाएगी और तुम चीखोगे, और फिर तुम मर जाओगे, और तुम अभी अभी जीवित हुए हो। और यही कारण है, डेवोस ने कहा, यह काम करने के लिए, अशाई की मेलिसेंड्रे और उसके सभी कामों को खत्म करने के लिए। अन्यथा समुद्र मुझे क्यों बाहर निकाल देता? तुम ब्लैक वाटर बे को उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूं सल्ला। कोई भी समझदार कप्तान अपने जहाज को मर्लिंग राजा के भालों के बीच से कभी नहीं ले जाएगा और उसके निचले हिस्से को चीरने का जोखिम नहीं उठाएगा। शायला का नृत्य कभी मेरे पास नहीं आना चाहिए था। एक हवा, सल्लाधोर सान ने जोर देकर कहा। एक बुरी हवा। बस एक हवा ने उसे बहुत दूर दक्षिण की ओर धकेल दिया। और हवा किसने भेजी? सल्लाम। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। माँ ने मुझसे बात की। बूढ़े लिसेनी ने उसे देखा। तुम्हारी माँ मर चुकी है माँ। उसने मुझे 7 बेटों का आशीर्वाद दिया, और फिर भी मैंने उन्हें उसे जलाने दिया। उसने मुझसे बात की। हमने आग को मैंने मेलिसेंड्रे को स्टॉर्मैंड की गहराई में पहुंचाया और उसके जन्म को एक भयावह घटना के रूप में देखा। उसने इसे अभी भी अपने बुरे सपनों में देखा। दुबले पतले काले हाथ उसकी जांघों पर धकेल रहे थे, क्योंकि वह उसके सूजे हुए गर्भ से मुक्त हो गई थी। उसने क्रेसन और लॉर्ड रेनली और कॉर्टनी पेनरोज नामक एक बहादुर आदमी को मार डाला, और उसने मेरे बेटों को भी मार डाला। अब समय आ गया है कि कोई उसे मार डाले। कोई, सल्लाधोर सान ने कहा। हाँ बिल्कुल, लो कोई, लेकिन तुम नहीं। तुम एक बच्चे की तरह कमजोर हो और कोई योद्धा नहीं। रुको, मैं तुमसे विनती करता हूं। हम और बात करेंगे और तुम खाओगे, और शायद हम ब्रावोस के लिए रवाना होंगे और इस काम को करने के लिए एक फेसलेस मैन को काम पर रखेंगे। हाँ, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें बैठकर खाना चाहिए। वह इसे और कठिन बना रहा है, डेवोस ने थके हुए मन से सोचा, और शुरू में यह बेहद कठिन था। मेरे पेट में बदला है। सल्ला, तुम सच्चे दोस्त नहीं हो। मैं सोच रहा हूं, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी राख और हड्डियों को तुम्हारी पियरी पत्नी के पास कौन ले जाएगा और उसे बताएगा कि उसने एक पति और 4 बेटों को खो दिया है? केवल दुखी बूढ़ा सल्लाधोर सान। लेकिन ऐसा ही हो, बहादुर शूरवीर। अपनी कब्र की ओर भागो। मैं तुम्हारी हड्डियों को एक बोरी में इकट्ठा करूंगा और उन्हें तुम्हारे पीछे छोड़े गए बेटों को दे दूंगा, ताकि वे उन्हें छोटे छोटे थैलों में उनके गले में पहनाएं। उसने गुस्से से हाथ हिलाया, जिसकी हर उंगली में अंगूठियां थीं। जाओ 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 जाओ। डेवोस इस तरह से जाना नहीं चाहता था। सल्ला, जाओ या रुको, बेहतर है, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो जाओ। वह चला गया। बाउंटीफुल हार्वेस्ट से ड्रैगन स्टोन के द्वार तक उसका चलना लंबा और एकाकी था। उसके पैरों में हलवा जैसा दर्द हो रहा था, और 3 बार खांसी ने उसे इतना परेशान किया कि उसे रुककर आराम करना पड़ा। कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। न ही किसी ने खिड़की से झांका कि मामला क्या है। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे बंद थे, और आधे से ज्यादा घरों में मातम के निशान थे।
हजारों लोग ब्लैक वाटर रश की ओर बढ़े और सैकड़ों वापस आए। डेवोस इन आइडे रत्तम आ रहा है। डेवोस ने सोचा, मेरे बेटे अकेले नहीं मरे, मां उन सभी पर दया करे। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वे भी बंद थे। डेवोस ने लोहे से जड़ी लकड़ी पर अपनी मुट्ठी से जोर से प्रहार किया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उस पर बार बार लात मारी। अंत में एक क्रॉसबोमैन बार्बिकन के ऊपर दिखाई दिया, जो दो विशाल गॉर्गोइल्स के बीच से नीचे देख रहा था। वहां कौन जा रहा है? उसने अपना सिर पीछे किया और अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर लपेट लिया। सर डेवोस सीवर्थ, महामहिम से मिलने के लिए। क्या तुम नशे में हो? चले जाओ और यह धमाका बंद करो। सल्लाधोर सान ने उसे चेतावनी दी थी। डेवोस ने एक अलग तरीका आजमाया। तो फिर मेरे बेटे को बुलाओ। देवन नाशम, राजा का अनुचर, गार्ड ने भौहें सिकोड़ी। तुमने खुद को कौन बताया था? डेवोस, वह चिल्लाया। प्यास का योद्धा। मुखिया गायब हो गया। कुछ देर बाद वापस लौटा। चले जाओ। प्यास का योद्धा नदी में मर गया। उसका जहाज जल गया। उसका जहाज जल गया, डेवोस ने सहमति जताई। लेकिन वह बच गया और यहां खड़ा है। क्या जेट अभी भी गेट का कप्तान है? कौन? जेट ब्लैकबेरी। वह मुझे अच्छी तरह जानता है। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि वह मर चुका है। तो लॉर्ड चिटरिंग? वह तो मैं जानता हूं। वह ब्लैक वाटर में जल गया था। हुकफेसविल, हेल द हॉग, मर गया और मर गया, क्रॉसबोमैन ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर अचानक संदेह प्रकट हुआ। तुम वहीं प्रतीक्षा करो। वह फिर से गायब हो गया। डेवोस इंतजार कर रहा था। चला गया, पूरी तरह चला गया। उसने उदास होकर सोचा। उसे याद आया कि हेल का कितना मोटा सफेद पेट हमेशा उसके ग्रीस से सने डबलट के नीचे दिखता था। मछली के हुक ने विल के चेहरे पर जो लंबा निशान छोड़ा था। जिस तरह से जेट हमेशा महिलाओं पर अपनी टोपी उतारता था, चाहे वे 5 या 50 उच्च कुल की हों या निम्न। डूब गए या जल गए, मेरे बेटों और 1000 अन्य लोगों के साथ डेवोस ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसे अंदर ले जाने वाले पहरेदार उसके लिए अजनबी थे। उनके पास भाले थे और उनकी छाती पर हाउस फ्लोरेंट का लोमड़ी और फूलों वाला चिन्ह था। वे उसे स्टोन ड्रम तक नहीं ले गए जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बल्कि ड्रैगन की पूंछ के मेहराब के नीचे और एगॉन के बगीचे तक ले गए। यहां रुको, उनके सार्जेंट ने उससे कहा। क्या महामहिम को पता है कि मैं वापस आ गया हूं? डेवोस ने पूछा। अगर मुझे पता है तो कोई बात नहीं। रुको, मैंने कहा। वह आदमी अपने भालेबाजों को साथ लेकर चला गया। एगॉन के बगीचे में देवदार की सुखद गंध थी और हर तरफ ऊंचे काले पेड़ उगे हुए थे। वहां जंगली गुलाब भी थे और ऊंची ऊंची कांटेदार झाड़ियां और एक दलदली जगह जहां क्रैनबेरी उगती थी। वे मुझे यहां क्यों लाए हैं? डेवोस ने सोचा। फिर उसने घंटियों की हल्की आवाज और एक बच्चे की खिलखिलाहट सुनी और अचानक मूर्ख पैचफेस झाड़ियों से बाहर निकला। राजकुमारी शिरीन के पीछे पीछे जितनी तेजी से जा सकता था, उतनी तेजी से आगे बढ़ा। तुम अभी वापस आओ, वह उसके पीछे चिल्ला रही थी। पैच, तुम वापस आओ। जब मूर्ख ने डेवोस को देखा तो वह अचानक रुक गया। उसके सींग वाले टिन के हेलमेट पर लगी घंटियां टिंगेलिंग की आवाज कर रही थी। एक पैर से दूसरे पैर पर कूदते हुए वह गा रहा था। मूर्ख का खून, राजा का खून, युवती की जांग पर खून, लेकिन मेहमानों के लिए जंजीरें और दूल्हे के लिए जंजीरें। शिरीन ने उसे लगभग पकड़ लिया था, लेकिन आखिरी क्षण में वह एक झाड़ी के ऊपर से कूद गया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। राजकुमारी उसके ठीक पीछे थी। उन्हें देखकर डेवोस मुस्कुराया। वह अपने दस्ताने वाले हाथ में खांसने के लिए मुड़ा ही था कि एक और छोटी सी आकृति बाढ़ से टकराई और सीधे उसके ऊपर आकर गिरी, जिससे वह अपने पैरों से गिर गया। लड़का भी गिर गया तो सो पारियाश है कि क्या, लेकिन वह लगभग तुरंत ही फिर से उठ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने खुद को झाड़ते हुए पूछा। काले काले बाल उसके कॉलर तक गिरे हुए थे और उसकी आंखें चौंकाने वाली नीली थीं। जब मैं भाग रहा हूं तो तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। नहीं, डेवोस ने सहमति जताई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खांसी का एक और दौर उसे जकड़ लेता है जब वह घुटनों के बल खड़ा होने की कोशिश करता है। क्या तुम बीमार हो? लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। क्या मुझे मास्टर को बुलाना चाहिए? डेवोस ने अपना सिर हिलाया। खांसी, यह ठीक हो जाएगा। लड़के ने उसकी बात मान ली। हम राक्षस और युवतियां खेल रहे थे, उसने समझाया। मैं राक्षस था,
यह एक बचकाना खेल है, लेकिन मेरे चचेरे भाई को यह पसंद है। क्या तुम्हारा कोई नाम है? सर डेवोस सीवर्थ। लड़के ने उसे संदेह से ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम्हें यकीन है? तुम बहुत शूरवीर नहीं दिखते। मैं प्याज का शूरवीर हूं मेरे महाराज। नीली आंखें झपक उठी। काले जहाज वाला, तुम्हें वह कहानी पता है? तुम मेरे चाचा स्टैनिस को मेरे जन्म से पहले खाने के लिए मछली लाए थे। थे जब लॉर्ड टायरल ने उन्हें घेर लिया था। लड़के ने खुद को सीधा खड़ा किया। मैं एड्रिक स्टॉर्म हूं, उसने घोषणा की, राजा रॉबर्ट का बेटा। बेशक तुम हो। डेवोस ने यह लगभग तुरंत जान लिया था। लड़के के कान फ्लोरेंट के जैसे थे, लेकिन बाल, आंखें, जबड़ा, गाल की हड्डियां, ये सब बैराथियन के थे। क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? एड्रिक स्टॉर्म, मेरे अंतिम नाम दिवस पर उसने मुझे अपने जैसा ही एक वॉरहैमर भेजा था, केवल छोटा। हालांकि उन्होंने मुझे इसे स्टॉर्म एंड में छोड़ने के लिए कहा। क्या यह सच है कि मेरे चाचा स्टैनिस ने आपकी उंगलियां काट दी? केवल अंतिम जोड़। मेरे पास अभी भी उंगलियां हैं कि आप और केवल छोटी। मुझे दिखाओ। डेवोस ने अपना दस्ताना उतार दिया। लड़के ने उसके हाथ का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने आपका अंगूठा छोटा नहीं किया? नहीं। डेवोस खांसी। नहीं, उसने मुझे वह छोड़ दिया। उसे आपकी कोई भी उंगली नहीं काटनी चाहिए थी। लड़के ने फैसला किया। यह गलत किया गया था। मैं एक तस्कर था। हाँ, आरी पिछाया ना, लेकिन आपने उसे मछली और प्याज की तस्करी की। लॉर्ड स्टैनिस ने मुझे प्याज के लिए नाइट की उपाधि दी। रॉबर्ट स्टैनिस से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। यह सच है। लड़का उसके जैसा ही है। हाँ, और रेनली जैसा भी। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। लड़का कुछ और कहने ही वाला था कि उन्हें पदचाप सुनाई दी। डेवोस मुड़ा। सर एक्सेल फ्लोरेंट रजाईदार जैकेट पहने 1 दर्जन गार्डों के साथ बगीचे के रास्ते से नीचे आ रहा था। उनके सीने पर भगवान के ज्वलंत हृदय की छवि थी। रानी के आदमी पेवर से हुए डेवोस ने सोचा। उसे अचानक खांसी आ गई। सर एक्सेल छोटा और मांसल था। उसकी छाती बैरल जैसी थी। हाथ मोटे थे, पैर बंधे हुए थे और उसके कानों से बाल निकल रहे थे। रानी के चाचा, उन्होंने 1 दशक तक ड्रैगन स्टोन के कास्टेलन के रूप में काम किया था और हमेशा डेवोस के साथ विनम्रता से पेश आए थे, यह जानते हुए कि उन्हें लॉर्ड स्टैनिस का पक्ष प्राप्त है। लेकिन उनके स्वर में न तो शिष्टाचार था और न ही गर्मजोशी। जब उन्होंने कहा, सर डेवोस, और डूबे नहीं, यह कैसे हो सकता है? प्यास तैरते हैं सर। क्या आप मुझे राजा के पास ले जाने आए हैं? मैं आपको काल कोठरी में ले जाने आया हूं। सर एक्सेल ने अपने आदमियों को आगे आने का इशारा किया। उसे पकड़ो, मान ये करो और उसका डर्क ले लो। वह इसे हमारी महिला पर इस्तेमाल करना चाहता है। जैमे सराय की जासूसी करने वाला पहला व्यक्ति था। मुख्य इमारत दक्षिण तट से सटी हुई थी, जहां नदी मुड़ी हुई थी। इसके लंबे निचले पंख पानी के साथ फैले हुए थे, जैसे कि नीचे की ओर नौकायन करने वाले यात्रियों को गले लगा रहे हों। निचली मंजिल ग्रे पत्थर की थी, ऊपरी सफेदी वाली लकड़ी, छत स्लेट की थी। वह अस्तबल भी देख सकता था और लताओं से भरा एक आर्बर। चिमनी से कोई धुआं नहीं। उन्होंने पास आते ही इशारा किया। नहीं खिड़कियों में रोशनी। जब मैं पिछली बार यहां से गुजरा था तब सराय खुली थी, सर क्लियोस फ्रे ने कहा। उन्होंने बढ़िया शराब बनाई थी। शायद तहखानों में अभी भी कुछ हो सकता है लोग हों, ब्रायन ने कहा, छिपे हुए या मरे हुए। कुछ लाशों से डर गई हो लड़की, जैमी ने कहा। उसने उसे घूर कर देखा। मेरा नाम है ब्रायन। हाँ, क्या तुम एक रात बिस्तर पर सोना पसंद नहीं करोगी ब्रायन? हम खुली नदी की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेंगे और यहाँ क्या हुआ है यह पता लगाना समझदारी होगी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक पल के बाद उसने नाव को लकड़ी के पुराने घाट की ओर मोड़ने के लिए टिलर को धक्का दिया। सर क्लियोस पाल को नीचे उतारने के लिए लपका। गोदी के अंत में एक लोहे के खंभे से एक उखड़ी हुई तख्ती झूल रही थी, जिस पर एक राजा की आकृति बनी हुई थी जो अपने घुटनों पर था। उसके हाथ वफादारी के इशारे में एक साथ दबे हुए थे। जेमी ने एक नजर डाली और जोर से हंसा। हमें इससे बेहतर सराय नहीं मिल सकती थी। क्या यह कोई खास जगह है? नौकरानी ने संदेहास्पद तरीके से पूछा। सर क्लियोस ने उत्तर दिया, यह घुटने टेकने वाले आदमी की सराय है। मेरे बहन,
ये ठीक उसी स्थान पर है जहां उत्तर में अंतिम राजा ने विजेता एगोन के सामने घुटने टेककर अपनी अधीनता पेश की थी। मुझे लगता है कि साइन पर वही है। फायर के मैदान में 2 राजाओं के पतन के बाद टोरेन ने अपनी शक्ति दक्षिण में ला दी थी, जैमी ने कहा।